चलो बैठो। चलिए इधर देखिएगा, लास्ट रन पे इधर देखो सारे लोग। शांति से बैठ जाओ, पहले सुनो। लास्ट रन पे क्या किया था हमने, एक बार दिखाओ। अच्छा, ये एनायन पॉलीमर करवाया था, ओके। चलिए, एक तरह का क्वेश्चन होता है जो कि बचा हुआ है। सुनो, इधर सुनो। एक वर्ड होता है डेट इज ग्रुप 15, 16 और 17 के हाइड्राइड्स के बारे में। अब इनके बारे में क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है? 7 सवाल टोटल पूछे जा सकते हैं। पहला कौन सा? पहला पूछा जा सकता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर इनके। पहला बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर इनके कंपैरिजन पूछता है। दूसरा पूछता है थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर, थर्मल स्टेबिलिटी। तीसरा क्या पूछता है? तीसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है, एसिडिक स्ट्रेंथ स्लैश बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ स्लैश बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है। चौथा किस पे पूछा जा सकता है? बॉन्ड एनर्जी पे। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा पूछा जा सकता है इनकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी पे। पांचवा सवाल इनके मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर पे पूछा जाता है। छठा सवाल पूछा जाता है इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे। बॉइलिंग पॉइंट, एक मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा, एक पूछेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा, ठीक है। एक मेल्टिंग पॉइंट पूछता है और एक पूछता है बॉइलिंग पॉइंट पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और सवाल बनता है दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी, तो कवर हो ही गया। एक और बनता है दैट इज सॉल्युबिलिटी और पैकिंग के ऊपर। अगर ये इतने सवाल अगर आपको पता है तो आप ये मान के चलिए कि आपसे सवाल गलत नहीं होगा। और एक और सवाल पूछा जाएगा, दैट इज सातवां पूछा जाता है बॉन्ड एंगल। इनके ऊपर ये टोटल 7 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप उठा के देखें तो 21 के अंदर इसके ऊपर सवाल पूछा गया, अभी 22 के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल पूछ लिया गया था, 16 के अंदर इनके बेसिक स्ट्रेंथ पे सवाल पूछ लिया गया था, 18 के अंदर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर सवाल पूछ लिया गया था। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनके ऊपर भी सवाल पूछा गया है 2015 से पहले। अब अगर हम बात करें कि ये टोटल 7 ऐसे टॉपिक हैं जो ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के हाइड्राइड के ऊपर पूछे जाते हैं। अब समझिएगा, एक एक करके मैं आपको बताता हूं, ढंग से सुनिएगा। दरअसल होता क्या है कि 15, 16 और 17 का हाइड्राइड कहा किसे गया है? तो हाइड्रोजन जहां पे अटैच रहता है उसे ही हम कहते हैं हाइड्राइड, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज सुनिए, एक होता है NH3, यानी कि NH3 बोले तो नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 15 का हाइड्राइड। अगर वहीं पे अगर हम बात करें PS3, ASS3 एंड SbS3, एक एक करके शुरू करते हैं। यहां पे ये जो 4 होते हैं ये होते हैं ग्रुप 15 के हाइड्राइड। उसके बाद से अगर हम बात करें H2O हुआ, H2S हुआ, H2SC हुआ और H2T हुआ, ये होता है ग्रुप 16 का हाइड्राइड। इसके बाद अगर हम बात करें HF हुआ, HCl हुआ, HBr हुआ और HI हुआ, ये कहा जाता है ग्रुप 17 के हाइड्राइड। हालांकि इनके लिए कहना गलत है, हाइड्राइड शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब H माइनस बन के निकले। जनरली क्या होता है कि 17 वाले को भी हाइड्राइड कह देते हैं, 16 वाले को भी हाइड्राइड कह दे रहे हैं। चाचा, इन दोनों को हाइड्राइड नहीं कहते हैं। हाइड्राइड का मतलब होता है आइड वहां लगता है जहां H माइनस निकलता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HF, HCl, HBr, HI को भी हाइड्राइड कह दिया जाता है। हाइड्राइड नहीं होता है, एसिड होते हैं। हाइड्राइड शब्द सिर्फ इनके लिए उपयोग किया जाना चाहिए। और लॉजिक हमें यह पता होता है कि जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो उसे हम कह देंगे हाइड्राइड। नहीं, ऐसा नहीं होता है। H माइनस जिससे जुड़ा हो उसे हम कहते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड शब्द कहां से आया है? ऐसे लिगेंड जो एनाइनिक होते हैं तो उनके नाम में लग जाता है आइड। आइड हुआ, आइट हुआ, एट हुआ, ओ हुआ, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, हाइड्राइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्राइडो, ये किसके लिए यूज किया जाता है? जब एनाइनिक लिगेंड होते हैं। एनाइनिक लिगेंड क्या होते हैं पहले ये समझिए।
लीगेंड होते हैं मेरे भाई, लीगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। आप इनऑर्गेनिक में लीगेंड जिसे बोल रहे हैं उसे ही ऑर्गेनिक में जाके आप न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है उसे हम लीगेंड कहते हैं, और लीगेंड के नाम में एक शब्द ऐड हो जाता है, डेट इज, अगर हम बात करें ओ, लेकिन कौन से लीगेंड के नाम में ऐड होता है? एनाइनिक ना। तो एक बात बताइए आप हमको, यहां पे अगर हम आपसे पूछते हैं कि H माइनस को क्या नाम दीजिएगा, आप बताइए तो आंसर। हाइड्राइडो। हाइड्राइडो बोल रहे हो यानी H माइनस है या H प्लस है? और ये सब तो एसिड है, ये सब तो H प्लस देते हैं, यानी कि हाइड्राइड उचित शब्द है या नहीं है? नहीं है। तो सबसे पहले चीज, ग्रुप 15 ग्रुप 16 के हाइड्राइड नहीं कहे जाते हैं, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहिए। देयर इज, कहा जाता है ना, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन हाइड्राइड एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो आप सबको हाइड्राइड नहीं कह सकते। अब जनरली क्या होता है कि हमें पता होता है ये हाइड्राइड, हाइड्राइड बोल ही नहीं सकते आप। हाइड्राइड किसे बोलते हैं? हाइड्राइड उन्हें हम बोलते हैं, हाइड्राइड का अगर टेक्निकली साइंटिफिकली देखेंगे ना आप, तो आप उसको बोलेंगे जहां पे H माइनस बन के निकले। और यहां इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर और इस ग्रुप के अंदर कभी H माइनस ही नहीं निकलता है, हमेशा H प्लस निकलता है। तो आप हाइड्राइड मत बोलिए, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बोलिए, ठीक है, कि ये लोग हाइड्रोजन रखते हैं। तो ग्रुप 15 16 17 जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहे तो उसको हाइड्राइड नहीं बोलेंगे, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बोलेंगे। इसलिए अगर हम बात करें कि इसे हाइड्राइड मत कहिएगा। अब बात आती है कि जनरल इन ट्रेंड चलता है तो हम बोलते चले जाते हैं, ठीक है। हाइड्राइड शब्द का सही इस्तेमाल केवल ग्रुप 15 के लिए आप कर सकते हैं, और ग्रुप 15 में भी कुछ के लिए कर सकते हैं, सबके लिए नहीं कर सकते हैं। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, आपने कभी सुना है, एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं, ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक शब्द पढ़ेंगे, डेट इज LiAlH4। कितने लोगों ने सुना है इसका नाम? LiAlH4, इसको हम कहते हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, रिड्यूसिंग एसिड है। क्यों? क्योंकि ये क्या देता है मीडियम के अंदर? H माइनस देता है। क्या देता है? H माइनस। इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं? लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम हम क्या देते हैं? लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। मेरे भाई आइड वहीं पे लगता है जहां H माइनस बने। H माइनस छोड़िए, माइनस जहां बनता है वहां आइड लगता है। तो हर केस को आप हाइड्राइड नहीं बोलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और एग्जांपल देता हूं, NaBH4 आपने सुना होगा नाम, NaBH4, इसे हम क्या बोलते हैं? ये भी क्या देता है? H माइनस। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सबको आप हाइड्राइड नहीं कह सकते। हाइड्राइड का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल कहां पे होगा? जहां H माइनस बन के निकलेगा। अब सुनिएगा जरा गौर से, इनके अंदर क्या होता है। ये सारी बातों को बताने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले सवाल की, बॉन्ड स्ट्रेंथ की। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ इनके बीच में जब भी आप कंपेयर करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? यहां पे एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला क्या हो गया? बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की जब आप बात करते हैं तो आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे पहले किससे देखी जाती है? साइज से। किससे देखी जाती है? साइज। साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे, साइज बढ़ती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही है? तो सबसे तगड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? 1 2 3, और ये क्या हो गया? 4। यहां पे भी क्या हो गया? 1 2 3, और ये क्या हो गया? 4। यहां पे भी 1 2 3, और ये क्या हो गया? 4। पक्की बात है? बोलो हाँ है ना। अब एक बात मुझे बताओ, सोच के बताना, मैं तुमसे कहता हूं कि ऊपर से नीचे जाओगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर रही है? घट रही है। यानी कि एक बात तो, जल्दी कौन सा बॉन्ड इन सब में टूटेगा? ये मुझे बताओ, कौन सा वाला? HI टूटेगा, उसके बाद HBr, उसके बाद, उसके बाद, यानी जल्दी H प्लस कौन दे रहा है? तो सबसे तगड़ा एसिड कौन हुआ? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, तो इन दोनों ग्रुप के लिए क्या पूछा जाएगा आपसे? एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? बोलिए जल्दी। एसिडिक स्ट्रेंथ। तो दूसरा सवाल किस पे बनेगा? दूसरा सवाल आपका बनेगा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, यहीं पे। एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या? बोलो बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे तो सबसे ज्यादा किसकी पाई जाएगी? बोलो जल्दी। अगर हम बात करें ग्रुप 17 वालों में, किसकी? ग्रुप 17 वालों में। तो यहां पे अगर हम बात करें सबसे ज्यादा किसका होगा? HI, देन किसका होगा? HBr, देन किसका होगा? HCl, देन किसका होगा? HF।
ठीक है, ऐसे ही ग्रुप 17 ग्रुप 16 वालों में बताइए क्या हो जाएगा, H2T, H2SC, H2S एंड H2O। ग्रुप नंबर 16 में क्या हो जाएगा, H2T, H2SC, H2 और उसके बाद H2O हो जाएगा। अब देखो जरा गौर से मेरी बात को समझना, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही थर्मल स्टेबिलिटी। यानी कि ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला, क्या यही ऑर्डर इसके लिए भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी? अरे हाँ ना बोलो भाई, तो ये किसके लिए हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने बताया था या नहीं बताया था, थर्मल भाई सबको बिठाया था तवे पे, गर्म तवे पे, हाँ तब ठीक है। अब सुनिएगा जरा गौर से, एक और बात सुनिएगा, एक और बात मैं आपको बताता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी। अब इसके बाद आ जाते हैं किसके ऊपर, अगला सवाल हमें किसके ऊपर दिया गया है, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ तो चलो कंपेयर कर लिया, बेसिक स्ट्रेंथ किसके लिए पूछेगा हमसे, तो बेसिक स्ट्रेंथ आपसे किसके लिए पूछेगा, ग्रुप नंबर 15 वालों के लिए। इनके लिए क्या पूछता है, बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है। तो सुनिए जरा गौर से, उससे पहले बॉन्ड एनर्जी। एक बात बताओ, बॉन्ड की मजबूती जितनी ज्यादा होगी क्या उतनी ही बॉन्ड एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी? यानी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और वही क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से, यानी कि हमारे कौन कौन से पॉइंट का, बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी, और कौन सा, बॉन्ड एंगल पे आते हैं। बॉन्ड एंगल पे आते हैं, ड्रैगो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ड्रैगो पढ़ा था ना, तो देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, वो किसके लिए बस पूछेगा, इनके और इन ग्रुप के लिए पूछेगा, ग्रुप 15 और 16 के लिए। 17 में सब लीनियर है, 180 डिग्री का एंगल सबके अंदर है। अरे हाँ ना बोलो भाई, 180 किसके साथ है, 180 क्या डाई एटॉमिक के लिए कभी नहीं निकलता है, हमेशा डाई एटॉमिक नहीं पॉली एटॉमिक के लिए निकलता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें NH3 PS3 SS3 SbS3 H2O H2S H2SC H2T, तो इनके लिए क्या पूछा जाएगा आपसे, हमेशा बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा। तो अब सुनिएगा जरा गौर से, सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे बात करें, बॉन्ड एंगल कौन सा नंबर पे लिखा था, 7वें नंबर पे ना, यस, ये 7वें नंबर पे अगर हम बात करें तो कौन सा है, बॉन्ड एंगल है। अब बॉन्ड एंगल किसके लिए पूछा जाएगा वो सुनिए, तो बॉन्ड एंगल 15 के लिए, बॉन्ड एंगल 16 के लिए। अब जरा गौर से यहाँ पे देखो, बॉन्ड एंगल 15 और 16 में अगर हम बात करें तो 15 में कितने कौन कौन से ग्रुप आते हैं, NH3, उसके बाद कौन आता है, PS3, उसके बाद कौन आता है, ASS3, और उसके बाद कौन आता है, SbS3, हाँ है ना, और उसके बाद से अगर हम बात करें तो BIS3 लास्ट में आता है। सुनिए, हमेशा अगर मैं आपसे बात करूं तो बॉन्ड एंगल निकालते वक्त आपको हमेशा दो बातों का ध्यान रखना होता है। कितनी बातों का ध्यान रखना होता है, दो। एक तो बॉन्ड एंगल आप जब भी निकाल रहे हो तो बॉन्ड एंगल निकालते वक्त दो चीजें चेक कीजिए, पहला लोन पेयर है, पहली चीज क्या, लोन पेयर है या नहीं है, या फिर नहीं है। अगर मान लीजिए लोन पेयर है, अब देखिए ये कंसेप्ट कहां से निकला हुआ है मैं आपको बताता हूं। दरअसल अगर हम बात करें, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, PS3 के पास लोन पेयर है, ASS3 के पास लोन पेयर है, SbS3 के पास लोन पेयर है। लेकिन क्या एक बात मुझे बताइए, ड्रैगो ने एक बात कही थी या नहीं कही थी, ड्रैगो ने क्या बात कही थी कि भाई देखो, ड्रैगो के अनुसार क्या मानना था कि इनके अंदर 3 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या क्या है ड्रैगो के अनुसार, इनके अंदर क्या क्या माना गया था। पहला प्रॉब्लम यह है कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम बहुत बड़ी है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम बहुत ज्यादा बड़ी है। दूसरी बात क्या मानी गई थी कि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम जो है वो क्या है, लो है। ठीक है, और तीसरी बात क्या मानी गई थी कि लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल। लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, एस रिच ऑर्बिटल के अंदर। किसके अंदर बोलो जल्दी, एस रिच ऑर्बिटल के अंदर। अब एक बात तो, एस ऑर्बिटल कैसा है, डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल? अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बॉन्ड एंगल के बारे में बताना, तो सबसे पहली चीज सुनना, नाइट्रोजन है पहले छोटा सा, फिर फास्फोरस है थोड़ा बड़ा, फिर एस है और बड़ा, और फिर एसबी है बहुत बड़ा। अब सोचो, एक बहुत बड़ा सा एरिया, उसमें 3 एटम को मैं लगाना चाहता हूं, और एक बहुत छोटा सा एरिया है जहां 3 एटम को लगाऊंगा। रिपल्सन ज्यादा कहां होगा ये मुझे, छोटे वाले में, यानी एंगल ज्यादा कहां होगा, फैलेगा कहां पे, छोटे वाले में, और बड़े वाले में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई,
ऑब्वियस है कि एक मेरे पास बहुत छोटे साइज का आइटम है और उसपे मुझे 3 लोगों को चिपकाना है, तो ऑब्वियस वो पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो उनके बीच में क्या ज्यादा होगा, रिपल्शन। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक बहुत बड़ा आइटम है, उसमें 3 लोगों को मुझे चिपकाना है, तो क्या वहां रिपल्शन ज्यादा होगा या कम होगा? अगर कम होगा तो एक बात बताइए, एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एंगल कहां पे? देन उसके बाद बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल कि इसके अंदर 94 डिग्री, दैट इज नियरली 90 डिग्री, नियरली 90 डिग्री जेई मेंस में कई बार पूछा जा चुका है। कल नोटिफिकेशन देख लिया कि नहीं देख लिया? अब हल्के मत लेना गलती से भी। नीट का बहुत सही बात वहां पे वो हुई, जेई मेंस के पेपर के पैटर्न के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूं, उन्होंने सेक्शन बी रिमूव कर दिया है, और नीट के अंदर भी अब उनकी इतनी मटिया पलीत हुई है कि उनको करना पड़ेगा। और इस बार पेपर एकदम हल्के मत लेके जाना। अब तक जो समझ रहे थे ना, सिर्फ हम ओरिएंटेशन रखते हैं अपनी एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी ओरिएंटेशन रखना मस्ट है, लेकिन एग्जाम्पलर सोचोगे कि मैं छोड़ के चला जाऊं और फिर मैं सेलेक्ट हो जाऊं, तो बड़ा मुश्किल है भाई। कट ऑफ तो देखो, कट ऑफ डिक्रीज नहीं होगी, काहे काहे कि पढ़ने वाला बच्चा अभी भी है। अगर आप समझिए कि कट ऑफ पहले कितनी जाती थी, पहले ये जाती थी 720 पे 67 को जाके बैठ गया था, बैठेगा इस बार भी उतना ही, लेकिन इतना होगा कि अब 720 का नंबर उसके लिए 710 बन जाएगा, बस यही फर्क आएगा। और मैं बता रहा हूं इर्द गिर्द कट ऑफ उतनी ही रहनी है, कट ऑफ उससे नीचे बहुत ज्यादा नहीं आनी है। किसी ईयर का आज तक इतिहास रहा है कि कट ऑफ कभी नीचे नहीं आए। जेई एडवांस के पेपर को जब लोग नहीं रोक पाए, तब तो तुम नीट उठ तो बहुत छोटी बात हो गई, मैं पहले बता दे रहा हूं। इसलिए सीरियस हो जाइए, क्योंकि अगर अब आप ऐसे खेल रहे थे कि हाँ थोड़ा थोड़ा मैं वो कर लेता हूं और थोड़ी थोड़ी चीजें मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है पढ़ के जाइए, इधर से फॉर्म दीजिएगा, इधर से ओएमआर दीजिएगा, उधर से नेक्स्ट ईयर का आपको फॉर्म दे देगा, समझ रहे हैं? तो इधर देखिए 90 डिग्री, इधर कितना पाया जाता है बोले जल्दी, 93, और इधर कितना पाया जाता है 92, 92 डिग्री। ऐसे ही कहां पे होता है, 16 ग्रुप नंबर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ग्रुप नंबर 16। क्योंकि अगर हम बात करें सेंट्रल एटम ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज होता है, वो यही 3 केस होते हैं, ठीक है। और ये कौन सा है? ग्रुप नंबर 15 है। तो यहाँ पे जरा गौर से सुनिए, यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन आता है? H2O, फिर वही बात आ गई H2S, फिर कौन आ गया? H2SC, फिर कौन आ गया? H2T आ गया। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या ये वो तीनों मॉलिक्यूल हैं जिसमें सेंट्रल एटम ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज होता था? अब इसके अंदर भी एंगल कितने डिग्री के करीब पाया जाएगा? 93 डिग्री पाया जाता है, जो कि नियरली कितना होता है? 90 डिग्री के करीब होता है। और यहाँ पे कितना पाया जाता है? 92, और यहाँ पे कितना? 91। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एंगल का ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो देखिए एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है, उसने इनका एंगल, इसका तो एंगल दिया भी है, कहां दिया है मैं तुमको बता दे रहा हूं। ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 में जाओगे तो चार्ट बना के उन्होंने प्रॉपर इसका ऑर्डर दिया है, उन्होंने ड्रैगो रूल के बारे में पूरा बताया है। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी दिखाई थी, मैंने दिखाई थी ये वाली, ना बोल देती हो तुरंत, अपने क्लास में अटेंटिव नहीं रहोगी ना। पीरियोडिक टेबल क्लास 12 पी ब्लॉक, नहीं यार, पी ब्लॉक क्लास 12 पीडीएफ। तो क्या चल, देखो एनसीईआरटी ने क्लियरली तुमको दिया है, इधर देखो, नहीं नहीं, ये देखो यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, देखो बॉन्ड एंगल दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ईएस डिस्टेंस। अब ये तो चलो बॉन्ड का डिस्टेंस है बेसिकली। अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो ये देखो बॉन्ड एंगल दिया हुआ 107, 93, 91, 91। अब अगर हम आगे बात करते हैं इसमें ग्रुप नंबर 16 में, आजा भाई कहाँ है, इधर आ जाओ। आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें कहीं बॉन्ड एंगल दिया हुआ है? नहीं, इसमें बॉन्ड एंगल नहीं दिया हुआ है। एनीवे कहां दिया हुआ है? आगे कहां दिया हुआ है चाचा? हाँ ये रहा, 104, 92, 91, 90 के करीब, ठीक है। 90 पॉइंट समथिंग होता है तो 91 राउंड फिगर करके मान लेते हैं, इसका 91 पॉइंट समथिंग होता है तो 92 के करीब। ओवरऑल आपसे क्या पूछा जाएगा बेसिकली? अब ये कंसेप्ट कहां से आया? ये आपके ड्रैगो रूल से कंसेप्ट आया हुआ है, तो दोनों जगह दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और एंगल। इसीलिए मैं कह रहा हूं थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे आइए, इधर अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए
इसमें नियरली 90 डिग्री के करीब, इसमें नियरली 90 डिग्री के करीब। अब इसके अंदर कितना एंगल पाया जाता है? तो 104। ये एनसीईआरटी का गिवन डेटा है, इसको एकदम याद रखना। और इसके अंदर कितना पाया जाता है? 107 पाया जाता है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश करना कि कहा जाए CH4 होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। वाटर है, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। और NH3 है, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन सवाल वो बना लिया कि CH4, NH3 और H2O में बॉन्ड एंगल कंपेयर कीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? CH4 में सबसे ज्यादा होगा, देन किस में होगा बोलो जल्दी? NH3 में होगा, देन किस में होगा? H2O में होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे जरा गौर से समझना, यहां पे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो गया? H2O, देन क्या हो गया? H2S, देन क्या हो गया? H2SC। अब सुनना जरा गौर से, लोन पेयर कहां प्रेजेंट है बोलो जल्दी? एस रिच ऑर्बिटल के अंदर। एस रिच ऑर्बिटल कैसा है? डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल? अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर किसी ने डोनेट करना है, क्या करना है? इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करना है। कौन आसानी से डोनेट कर पाएगा और कौन मुश्किल से डोनेट कर पाएगा? जिसके पास क्या होगा बोलो जल्दी? डायरेक्शनल नेचर, वो क्या होगा? आराम से डोनेट कर पाएगा या फिर मुश्किल से डोनेट कर? और जिसके पास नॉन डायरेक्शनल नेचर है वो? तो जैसे जैसे तुम आगे जा रहे हो, क्या एक बात बताओ, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल, हाँ या ना? एस रिच कैसा होता है? डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? मतलब आगे जाने पे आप एक बात बताइए, बेसिसिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो याद रखिएगा, ग्रुप 15 वालों के लिए वो आपसे क्या पूछेगा? तो ग्रुप 15 वालों के लिए आपसे किसका ऑर्डर पूछा जाएगा? डेट इज बेसिक स्ट्रेंथ। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों के लिए पूछेगा। बेसिक स्ट्रेंथ किसके लिए पूछेगा? तो बेसिक स्ट्रेंथ आपसे किसके लिए पूछेगा? ग्रुप 15 वालों के लिए। अब NH3 दे दिया आपको, और क्या दे दिया? PS3 दे दिया, और क्या दे दिया? ASS3 दे दिया, और क्या दे दिया? SBS3 दे दिया। अब लेविस बेस होते क्या है ये बताइए? तो लेविस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसे हम क्या बोलते हैं बोलो जल्दी? लेविस बेस। किसको डोनेट करे ये मुझे बताओ? 2H+ आयन। किसको डोनेट करे? H+ आयन को। उसे हम क्या बोलते हैं? लेविस बेस नहीं, उसको हम नॉर्मल बेस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसी को भी, उसे हम क्या बोलते हैं बोलो जल्दी? लेविस बेस कहते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, यहां पे लोन पेयर एस रिच ऑर्बिटल में प्रेजेंट है या फिर कहीं और प्रेजेंट है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। कहां प्रेजेंट है बोलो जल्दी? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तभी तो इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुआ था। लेकिन इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ था, इसका मतलब लोन पेयर इज प्रेजेंट इन बोलो जल्दी? एस रिच ऑर्बिटल। एस रिच ऑर्बिटल कैसा होता है बताना जरा? नॉन डायरेक्शनल होता है। इस कारण से एक बात तो, अगर जो दिशाहीन है क्या आसानी से दे पाएगा या मुश्किल से? तो लेविस बेसिसिटी डिक्रीजेस, हाँ या ना? और जबकि अगर इसके अंदर अगर हम बात करें तो लेविस बेस अच्छा होगा या नहीं होगा ये मुझे बताओ? तो सबसे तगड़ा कौन होगा? NH3, PS3, ASS3, SBS3। ठीक है, तो ये रीजन होता है। ठीक है, तो ये यहां पे अगर हम देखें तो हमने क्या क्या कहा? हमने कहा बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल कवर कर लिया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अब हम बात करते हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जब आप बात करते हैं तो सुनिएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जब आप बात करते हैं तो यहां पे समझिए, पहली चीज अगर मैं बात करूं कि मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, आपका मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों किस पे निर्भर करते हैं? वीक फोर्सेस पे। किस पे निर्भर करते हैं? वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस अगर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस समझिए, NH3 हुआ चाहे PS3 हुआ चाहे ASS3 हुआ चाहे SBS3 हुआ, सिंपल सी बात है वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे। अगर ये वीक फोर्स उनके अंदर कम लगेगा तो उनको पिघलाना आसान होगा, उनको हीट करके उड़ाना आसान होगा, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम पॉइंट देना पड़ेगा, कम एनर्जी लगेगी, हाँ या ना? और अगर ये स्ट्रांग होंगे तो क्या करना पड़ेगा बोलो जल्दी? ज्यादा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, सुनना जरा गौर से। पहली चीज तो वीक फोर्सेस पे निर्भर करते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट एक और बात पे निर्भर करता है कि आपका क्रिस्टल कितना स्ट्रांग है। आपका क्रिस्टल कितना स्ट्रांग है और कितना सिस्टमेटिकल है, समझ रहे हो? इस पे भी निर्भर करेगा। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट नो डाउट डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? केवल और केवल वीक फोर्सेस पे। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट किस पे निर्भर करता है? एक और चीज पे, दैट इज पैकिंग पे निर्भर करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वीक फोर्सेस। ठीक है, ये वीक फोर्सेस। और अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे निर्भर करेगा बताना जरा?
दो चीजों पे, पहला किस पे कि हाउ स्ट्रॉन्ग योर क्रिस्टल इज, ठीक है, और दूसरा किस पे निर्भर करेगा बताना जरा, दूसरा निर्भर करेगा वीक फोर्स पे, ठीक है, ये दोनों बातों पे निर्भर करेगा। अब सुनना जरा गौर से, सबसे पहला सवाल तो ये है कि मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया, पहला सवाल ये है, क्वेश्चन पहला ये है, मैंने ले लिया NH3, मैंने ले लिया H2O और मैंने ले लिया HF। अब सुनना जरा गौर से, मैंने कहा पहला सवाल यही पूछेगा, कंपेयर, यहां पे क्या कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर BP, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कीजिए इनका। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझना, देखो मैं कह रहा हूं HF जब H बॉन्डिंग कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, लीनियरली अगर हम बात करें तो एक F दूसरे S से जुड़ेगा और एक H दूसरे F से जुड़ेगा, ठीक है। अब सुनना, वाटर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वाटर के अंदर क्या होता है, तो वाटर के अंदर ये हाइड्रोजन नीचे वाले ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन नीचे वाले ऑक्सीजन से, इसका लोन पेयर ऊपर वाले हाइड्रोजन से जुड़ेगा और इसका भी लोन पेयर किससे जुड़ेगा, ऊपर वाले हाइड्रोजन से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं बताना जरा, 4, यहां पे ये 4 बना रहे हैं। अब आ जाइए NH3 के अंदर, तो NH3 के अंदर देखेंगे आप, तो NH3 में कितने हाइड्रोजन है, 3। अब अगर हम बात करें तो ये भी नीचे वाले नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ये नीचे वाले नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ये नीचे वाले नाइट्रोजन से जुड़ेगा और ये किससे जुड़ेगा, ऊपर वाले हाइड्रोजन से। मानते हो या नहीं मानते हो, यानी ये कितने H बॉन्ड बना रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं तो 2 नहीं बना, ये भी 4 ही रहा होता है, लेकिन वो अलग की बात है कि अनसिमेट्रिकल बना रहा होता है। लोन पेयर, इसका लोन पेयर यूज कर रहे हो, उसका लोन पेयर कहा नहीं यूज कर रहे हो, सिमेट्रिकल नहीं बना रहा है, समझ रहे हो। अब जरा गौर से सुनना, यहाँ पे ये कितने H बॉन्ड बनाया इसने, 2 H बॉन्ड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर प्रॉपर जो H बॉन्डिंग होती है वो 2 के साथ होती है, इसके अंदर कितने के साथ होती है, 4 के साथ, इसके अंदर 4 के साथ। अब पता कैसे चलेगा कि सर एक बात बताइए, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीक फोर्सेस, इस अनुसार वाटर और NH3 का तो बराबर होना चाहिए और H2O का क्या, HF का क्या होना चाहिए, पीछे आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है जब इनके बॉन्ड को तोड़ा गया, मान लीजिए लेट सपोज मैंने कहा कि इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने की एनर्जी देनी पड़ी, मान लीजिए 5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है। तो यहां पे कितना हुआ बताना जरा, 10 किलो जूल टोटल, तोड़ने में 10 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगी या नहीं लगी। यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 4, 4 इंटू 5 कितना हो गया, बोलो जल्दी, 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और यहां पे अगर मैंने कहा कि NH3 है, अब सुनना जरा गौर से, यहां पे तरीके सुनना, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ईएन जो होती है ना, ये सबसे ज्यादा हाई होती है, इस वजह से इनका स्ट्रेंथ जो होता है H बॉन्डिंग का वो सबसे हाई हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजन की ईएन क्या है उनके कंपैरिजन में, कम है, अरे कम है या नहीं है। और अगर कम है तो आप मुझे एक चीज सोच के बताइए, आप ईएन से डायरेक्ट देखिए ना, अगर इसका ईएन कितना है, 4 है, ठीक है, तो एक काम करिए 4 मान लेते हैं इसको एक हाइपोथेटिकल डेटा मान के करते हैं, चलिए 4 इंटू 2 कितने किलो जूल की एनर्जी लगी, 8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लग गई लगभग। हमने कहा कि एक बात बताइए इसका ईएन कितना होता है, तो यहां पे 3.5 के अनुसार कितना हुआ बताना जरा, 4 तिया 12 और 5 चौको 20 यानी 14 किलो जूल पर मोल की, अरे हाँ ना बोलो भाई। और अगर मैं इनके अंदर बात करता हूं, नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3, तो 4 तिया कितना हो गया, 12, ऐसा ईएन से देखने पे लग रहा है। लेकिन मैं अगर बात करूं एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो पता क्या चला, इसका ईएन ज्यादा था तो ये अच्छी एच बॉन्डिंग कर रहा था, और इसका ईएन क्या था, कम था, तो ये बेकार एच बॉन्डिंग कर रहा था। तो मतलब ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितनी एच बॉन्डिंग कर रहे हैं, डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि आपकी एच बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट किस पे निर्भर कर रहा है, अगर मैं आपसे बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट निर्भर कर रहा है कि आपके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसको तोड़ने के लिए मुझे पॉइंट उतना ज्यादा देना पड़ेगा। अब जब ओवरऑल देखा गया तो इसके अंदर जो डेटा एग्जैक्ट आया हुआ है, वो डेटा कितना आया हुआ है वो सुनना, इसके अंदर आया 20 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगभग लगती है। इनके अंदर देखा गया तो इनके अंदर पाया गया 28 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगी, और इनके अंदर देखा गया तो चूंकि एक्सटेंट कम है इसलिए लगभग 12 किलो जूल पर मोल की एनर्जी पूरे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में लगी। इस अनुसार देखा जाए तो सबसे तगड़ी एच बॉन्डिंग कहां पे हो रही है, ये मुझे बताओ, सबसे तगड़ी कहां पे हो रही है, H2O। पहले नंबर पे कौन आया, H2O, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, और तीसरे नंबर पे कौन आया। अब आ जाओ पैकिंग पे, आ जाते हैं किस पे, आ जाते हैं पैकिंग पे। ये तो कंपेयर BP, इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हुआ। अब अगर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि हमें दे दिया NH3, हमें दे दिया H2O और हमें दे दिया HF। अब देखो इसके अंदर आप लीनियर शो करते हो या नहीं करते हो, आप कहते हो कि जिगजैग फॉर्म में होता है, ठीक है, शो करते हो। अब सुनना जरा गौर से, NH3 है, H2O है और HF है,
इसके अंदर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जब हम कंपेयर करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कितनी बातों पे निर्भर करता है, दो। तो यहां पे क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा बनता है, पुअर बनता है। कैसा बनता है बोलो जल्दी, पुअर। और यहां पे कैसा बनता है बोलो जल्दी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहां पे बनता है गुड एज कंपेयर टू कहा जाए NHF के। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है, लीनियर एच बॉन्डिंग होती चली जाती है, और जबकि यहां पे क्या होता है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग होने की वजह से, ठीक है, तो क्वाइट रिपल्सिव होता है इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अब उस बेसिस पे देखिए, देखिए बॉइलिंग पॉइंट में सबसे टॉप पे कौन है, H2O है। मेल्टिंग पॉइंट में भी सबसे टॉप पे कौन हो जाएगा, H2O। लेकिन यहां पे इंटरचेंज होता है इनके बीच में। वो क्यों होता है, क्योंकि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा पाया गया, पुअर, और इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो पाया गया वो स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, H2O, देन क्या हो जाएगा NH3, देन क्या हो जाएगा HF। अब आ जाओ इनके ग्रुप के मेंबर्स के अंदर, बाकी सब में H बॉन्डिंग है या नहीं है, है या नहीं है या नहीं है? H2S में H बॉन्डिंग होती है या नहीं होती है? हाँ, नहीं होती है, पक्का? गलत है। सल्फर से जुड़ा हुआ H एक्टिव H कहा जाता है, और जहां कहीं भी एक्टिव H प्रेजेंट होगा वहां H बॉन्डिंग होगी। IL फिनार, वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड ऑथर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेज नंबर 113 पे जाके देखना, लिखा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक बात बताओ ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इधर आओ, अब यहीं पे तो बस ऑर्गेनिक जहां घुसी वहीं फैल जाते हो थोड़ा सा। H2S है, H2S है ना। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कहाँ निकाले हो, यही निकाले हो ना। पानी से ज्यादा एसिडिक बता रखा है भाई तुमने इसको तो। डाउन द ग्रुप ईएन नहीं देखते हैं चाचा, ठीक है, साइज देखते हैं। इसीलिए आईएल फिनार लिखता है, क्या लिखता है, कि H2S के अंदर एक्टिव H होता है, और एक्टिव H होता है इसलिए H बॉन्डिंग होती है। जनरली हम क्या सुनते हैं, H2S के अंदर H बॉन्डिंग ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है भाई कि केवल फोन से जुड़ा हुआ H एक्टिव, वो एक्टिव H कहा जाएगा। एक्टिव H देखने का क्राइटेरिया है 3 या 3 से ज्यादा, वो अलोंग द पीरियड आप देख रहे हो। डाउन द ग्रुप आओगे ना तो अलोंग द पीरियड वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, वहां देखना पड़ेगा साइज। अरे भाई कहते हो, अच्छा तुम एक बात बताओ, गजब बात है यार, तुम ही ने ऑर्गेनिक में पढ़ा ना कि एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, जितने अल्कोहल है वो पानी से कम एसिडिक है, हाँ या ना? और पानी एसिडिक पढ़ते वक्त तुमने क्या सुना वहां पे, कि अल्कोहल के अंदर H बॉन्डिंग होती है या नहीं होती है? होती है ना। अब एक बात, तो H2S तो पानी से ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है कि नहीं है? या तो इसको काटो या तो उसको काटो, अब किसी एक बात को काटना पड़ेगा आपको। तो एक बात मैं बता दूं, जो अलोंग द पीरियड जब तुम जाते हो तब तुम ईएन देखते हो, और डाउन द ग्रुप जब तुम आते हो तब तुम क्या देखते हो, साइज। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर हम बात करें, एक्सेप्शनली H2S के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और कह दिया जाता है H2S इन जनरल कॉन्सेप्ट में हम कह देते हैं कि नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। एनीवे अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा जरा गौर से, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, सबसे पहली चीज सुनना, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के बीच में हम सबसे पहली चीज देखते हैं। एक बात बताओ, PS3 है, ठीक है, फिर क्या है, ASS3 है, फिर क्या है, SBS3 है, ठीक है। इधर आओगे तो कौन कौन देखने को मिलेगा, H2S, फिर कौन देखने को मिलेगा, H2SC, फिर कौन देखने को मिलेगा, H2T। अब आ जाओ इधर, कौन आ गया, HCl, और कौन आ गया, HBr, और कौन आ गया, HI। हाँ या ना, ये मुझे बताओ। अब मैंने तुमसे क्या बोला, कि देखो जरा गौर से सुनो, बॉइलिंग पॉइंट दो बातों पे निर्भर करती है, वीक फोर्स। वीक फोर्स में क्राइटेरिया क्या क्या है, एक तो H बॉन्ड है, क्या है बोलो जल्दी, H बॉन्डिंग। और दूसरा क्या है, सरफेस एरिया है, क्या है बोलो जल्दी, सरफेस एरिया, या आप ऐसे कह लीजिए मॉलिक्यूलर वेट। इसके अलावा स्लैश करके आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, एक क्राइटेरिया होता है। एक बात मुझे बताओ, कि अगर मैं बात करूं NH3 के अंदर H बॉन्डिंग हो रही है, उसको किनारे करते हैं। H2O के अंदर H बॉन्डिंग हो रही है, उसको किनारे करते हैं। HF के अंदर H बॉन्डिंग हो रही है, उसको किनारे करते हैं। बचे क्या बताइए आप, अब इनके अंदर क्या H बॉन्डिंग हो रही है, इनके अंदर H बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे होती है, नेग्लेक्सिबल होती है, मार्क कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर सकते हो, बस ये कहो सवाल नहीं आया है इसलिए हम इसको बस एक नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। वरना आप किसी भी अच्छे ऑथर की किताब पढ़ेंगे, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, खासकर आईएल फिनार जो रेफरेंस के तौर पे उठाई जाती है हमेशा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एसएस से जुड़ा हुआ जो H होता है उसे एक्टिव H कहते हैं, ठीक है। मास्टर ने पढ़ाते वक्त ऑर्गेनिक में भी लिखवाया होगा कि एस से जुड़ा हुआ H जो होता है एक्टिव H होता है, लिखवाया, मेरा नोट्स खोलो, ठीक है, लिखवाया है ना। हाँ तो ऑब्वियस है, इधर देखो एसएस से जुड़ा हुआ H क्या होता है, एक्टिव H होता है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा गौर से,
अगर एक बात कही इनके अंदर आप मान रहे हैं कि एच बॉन्डिंग नहीं है, तो अब क्या देखेंगे आप मुझे बताइए? बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए अब आप क्या देखेंगे? सरफेस एरिया या मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे? अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि ग्रुप 15 का कंपेयर करो, ग्रुप 16 का कंपेयर करो, 17 का कंपेयर करो, तो तुम सोच के मुझे बताओ तुम क्या चेक करोगे सबसे पहले? एच बॉन्डिंग? मैं आप कह रहे हो कि एच बॉन्डिंग इनके अंदर नहीं हो रही, मैंने आपकी बात मान ली। आप बताइए अब क्या चेक करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट या सरफेस एरिया? सबसे ज्यादा किसका है? यहां आयोडीन का है, यहां किसका है, और यहां किसका है? तो इसका अभी ग्रुप नंबर 15 वालों का किनारे करते हैं, पहले हम इनकी बात करते हैं, H2O और किसकी बात करते हैं? H2O और HF वालों की। चलिए इनके अंदर क्या देखने को मिल रही है? एच बॉन्डिंग। क्या देखने को मिल रही है? एच बॉन्डिंग, और अच्छे एक्सटेंट पे एच बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। पहले ये आ जाएंगे, पहले ये आ जाएंगे, ठीक है। अब बाकियों के अंदर क्या देखना है अब आपको? तो बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह देते हो? सरफेस एरिया। किसके लिए ज्यादा, किसके लिए कम? सरफेस एरिया किसके लिए ज्यादा है, किसके लिए कम है? सबसे ज्यादा इन सब में किसके लिए होगा? इसके लिए कह दोगे मोर सरफेस एरिया। इसके लिए क्या कह दोगे? मोर सरफेस एरिया। या फिर इसके लिए क्या कह दोगे? मोर मॉलिक्यूलर वेट। क्या कह दोगे? मोर मॉलिक्यूलर वेट। और इनके लिए क्या कह दोगे? लेस सरफेस एरिया। और या फिर क्या कह दोगे? लेस मॉलिक्यूलर वेट बोल दोगे। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, तो इस अनुसार सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा बताना जरा? वो पहले नंबर पे आ गए। अब इन तीनों में कंपेयर करो तो कौन आएगा? उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद कौन आएगा? ऐसा ही यहां पे बताओ क्या हो जाएगा? H2T। देन कौन हो गया? देन कौन हो गया? ठीक है, ये दोनों बात हो गई। ये तो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 वालों के लिए हुई। अब आ जाओ ग्रुप 15 वालों के लिए। किसमें अगर हम बात करें ग्रुप 16 या ग्रुप 17 वालों के लिए हो गई। क्या हो गया? 1 4 2 3। इनफैक्ट अगर मैं तुमको बताऊं, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इसके अंदर सेम रहता है। जो बदलेगा मेल्टिंग पॉइंट में वो कहां बदलेगा? NH3 और HF के क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से बदलेगा। तो आइए, ये तो बात हो गई किसके बारे में हो गई? आपकी हो गई ग्रुप 16 एंड 17। ग्रुप 15 में आते हैं। ग्रुप 15 में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कौन कौन है? NH3 है। देन कौन है बोलिए जल्दी? PS3 है। देन कौन है बताइए? ASS3 है। देन उसके बाद से कौन है? SBS3 है। ठीक है, ये होता है PS3, ASS3, SBS3। अब सुनिए, NH3 के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? H बॉन्डिंग। ये यहां पे क्या देखने को मिलता है? H बॉन्डिंग। लेकिन एच बॉन्डिंग के साथ साथ अगर मैं बात करूं, क्या एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग है या नहीं है? बस इतना बताइए। अभी बताया यार कि एच बॉन्डिंग होना जरूरी नहीं है, एच बॉन्डिंग का एक्सटेंट होना। क्योंकि एच बॉन्डिंग ऑलरेडी अपने आप में कैसा फोर्स है? पहले ये बताओ, स्ट्रांग फोर्स है या वीक फोर्स है? वीक फोर्स है। तो आप एक बात बताइए, NH3 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, एच बॉन्डिंग होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है, उसका स्ट्रांगली होना जरूरी कंडीशन है। तो वो क्या यहां स्ट्रांग हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये पहले मुझे बताओ। नहीं हो रहा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, एच बॉन्डिंग तो हो रहा है, नो डाउट हो रहा है, लेकिन एक्सटेंट कैसा है? एक्सटेंट इज लेस। एक्सटेंट इज लेस। ठीक है, एक्सटेंट जो है वो क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। अब अगर हम इनके अंदर बात करते हैं, तो NH3 हुआ, PS3 हुआ, ASS3 हुआ, SBS3 हुआ। अब सुनना जरा गौर से, इनके अंदर देखोगे तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका देखने को मिल रहा है? SBS3 का। उसके बाद किसका देखने को मिल रहा है? उसके बाद किसका? उसके बाद तो एक्सेप्शनली क्या देखा गया है यहां पे? अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया ओवर रूल द एच बॉन्डिंग, ओवर रूल द एच बॉन्डिंग। और इसी कारण यहां पे क्या देखने को मिलता है कि इसका सबसे ज्यादा जो होता है बीपी पाया जाता है। देन उसके बाद किसका पाया जाता है? NH3। और बाकी इन दोनों में अगेन मॉलिक्यूलर वेट पे आ जाओ, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? AS का या P का? तो ये कितने नंबर पे हो गया? तीसरा। और ये कितने नंबर पे हो गया? चौथा। अब यही कोड जो होता है जस्ट अपोजिट करके उस ग्रुप में लगा दो, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। और उनका कोड इसमें लगा दो, तुरंत किसका ऑर्डर आपको मिल जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 का मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या बना एग्जैक्टली? ऑर्डर बना यहाँ पे NH3 से ज्यादा किसका है बोलिए जल्दी? SBS3। SBS3 उसके बाद से उससे कम किसका है? ASS3। और फिर किसका है? PS3 का है। तो ये किसका हो गया? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपका यहां पे निकल के आ जाता है। तो इन दोनों के लिए तो सेम रहता है, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम यहां पे आती है थोड़ी सी, NH3 में अगर हम बात करें एच बॉन्डिंग है लेकिन एक्सटेंट लेस है।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, एच बॉन्डिंग नहीं होता है उतनी, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया ओवर रूल द एच बॉन्डिंग के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंटली जब इनका डेटा निकाला गया तो डेटा में कौन पाया गया, SbS3, देन उसके बाद NH3, देन कौन पाया गया, ASS3, देन कौन पाया गया, PS3 पाया गया। ठीक है, तो ये होते हैं ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के, किसका ऑर्डर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको पहले यहां से नोट करो, ग्रुप 15, 16, 17 में टोटल ये 7 सवाल बनेंगे। वही एच बॉन्डिंग वाला सबसे पहले उठाते हैं। वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस में क्या था, वीक फोर्सेस का लॉजिक ये था, वो वीक फोर्स भी कितना स्ट्रांगली लग रहा है आप में। अब NH3 के अंदर वो वीक फोर्स स्ट्रांगली लगता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि EN कम है, तो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग क्या हो गई, सबसे कम हो गई, और सबसे कम होने की वजह से क्या हो गया, अब उनको मतलब वीक, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा फोर्स है, ऑलरेडी वीक फोर्स है, और वो वीक फोर्स और वीकली लग रहा है, यानी कि उसको बॉयल कराना आसान होगा, उसको तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा, अब आसान होगा। लेकिन SbS3 में क्या हो गया, मान लो खूब सारे SbS3 के मॉलिक्यूल हैं, सरफेस एरिया उनका बड़ा है, वो हर डायरेक्शन से कोहेसिव फोर्स लगा के अपने आसपास वाले के SbS3 को खींचेगा, और जब खींचेगा तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, अब उनको तोड़ना आसान है या मुश्किल है, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि एच बॉन्डिंग ओवर रूल द सरफेस, मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया ओवर रूल द एच बॉन्डिंग। हाँ ठीक, हाँ एक्सट्रीम लेस होता है, ईएन फैक्टर से जाओगे तो एक्सट्रीम, नेग्लेक्सिबल हम मान लेते हैं, ये ऑर्डर में अगर हम बात करें तो हम नेग्लेक्सिबल मान लेते हैं, ऐसा नहीं है H2S में होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर जब आप उठा के देखेंगे, इसके दो कारण है, दो कारण, पहला क्या है कि जनरली हम कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ ईएन फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो ईएन फैक्टर पे नहीं डिपेंड करती है, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब डाउन द ग्रुप आओगे तो एसिड डाउन द ग्रुप वाले में कोई एच बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, अगर सिर्फ ईएन फैक्टर देखोगे तो सिर्फ ईएन फैक्टर की वजह से नहीं, सल्फर से जुड़ा एच जो होता है वो टेक्निकली माना जाता है कि एक्टिव एच है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन जब उसका देखोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जब आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में देखोगे H2S के साथ रिएक्शन, तो वहां पे भी H2 गैस निकलती हुई नजर आ रही है, और वहां पे भी अल्केन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वो कैसे डिफाइन किया गया, वो इसलिए माना गया कि सल्फर से जुड़ा एच क्या कहा जाएगा, एक्टिव एच, और अगर एक्टिव एच है मतलब वो एच बॉन्डिंग तो करेगा ही करेगा। अब ये है कि एक्सटेंट कितना होगा, एक्सटेंट कितना कम होगा। अब देखो नाइट्रोजन ऐसा नहीं है कि एच बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, उसकी ईएन भी तो समझो, उसकी ईएन कितनी है, कंपेयर टू सल्फर ज्यादा है, लेकिन जब ये यहां से अगर हम बात करें H प्लस निकलेगा तो यहां बनेगा SH माइनस, और SH माइनस के अंदर आप कभी ईएन फैक्टर लगा के नहीं देखते हो, वो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल इतना तगड़ा होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो फैलेगा ज्यादा, और अगर वो फैलेगा ज्यादा, आप ऐसे सोचो ना, आपको एक छोटा सा पार्क दे दिया जाए, बड़ा सा पार्क दे दिया जाए, पसीना ज्यादा कहां निकलेगा, बड़ा पार्क जहां पे होगा, दौड़ कहां ज्यादा पाओगी, जहां बड़ा पार्क होगा, छोटे पार्क में, बड़ा पार्क ना, सिंपल सी बात है। तो बड़े पार्क में जब ज्यादा दौड़ोगे तो H प्लस निकलेगा, तो नेगेटिव चार्ज बन रहा है। अब नेगेटिव चार्ज सोचो, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्सल ज्यादा कहां पे है, बड़े वाले पे, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज कहां हो रही है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा या नहीं होगा, तो इसलिए वो आसानी से H प्लस छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ये रीजन दिया जाता है। इसको नोट कीजिए। कौन सा, हाँ हाँ, ये अलग अलग जगह पे कराया है, ये ड्रैगो रूल के अंदर कराया है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर कराया है, ये बॉन्ड एनर्जी वाला एक बचा हुआ था, एक बॉन्ड एंगल वाला करवा दिया था। ठीक है, तब तो ओके। ये नोट कर लेना, इन 7 सवालों में से कोई भी एक सवाल, क्योंकि आप देखेंगे उठा के पेपर तो हर एक ईयर पे, अल्टरनेट ईयर पे कोई ना कोई एक सवाल आया गया है, कोई ना कोई एक सवाल पूछता ही रहा है, वो इन 7 के बाहर नहीं निकलेगा वो। वाटर के अंदर एक मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी 1 और बॉन्ड एनर्जी 2 वाला जो एनसीईआरटी में गिवन है, एक जगह डेटा दिया गया 502 और दूसरी जगह दिया गया 427,
वो पूछा जा सकता है। ये हेडिंग लगा के इतना पार्ट छोड़ दो, ये घर पे आराम से नोट करते रहना। हेडिंग लगा के बस इसके लिए इतनी जगह छोड़ो, वो क्या क्या लिखना है। और इसको इग्नोर मत करना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक में बड़े काम आएंगे ये। और इनके बारे में तो याद ही रखना होता है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, चले इसके बारे में। एसिडिक स्ट्रेंथ बस लिखो, ऑर्डर छोड़ देना, ऑर्डर घर पे अपना लिखते रहना। तो बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल। ये सवाल खूब पूछा गया है, H2S और PS3 वाला, मतलब 3-4 बार अब तक जेई मेंस में पूछ चुका है। जेई मेंस से सेक्शन बी हटा दिया, पता है, नीट में वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हाँ हटा दिया। हाँ हाँ, पहले जेई मेंस का एग्जाम है ना, इसलिए पहले वो जेई मेंस का भार हटाएगा पहले, उसके बाद फिर आएगा वो नीट पे। मैं तुमको अभी भी बोलूं, वैसे पेपर ना टफ नहीं आएगा उतना। पेपर जो एनसीईआरटी ओरिएंटेशन के साथ एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज जो अच्छी तरीके से पकड़ बना लेगा, उसके लिए पेपर इस बार भी टफ नहीं रहने वाला है बहुत ज्यादा। अब सोचोगे कि सिर्फ हम पीवाईक्यूज करके चले जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो अब दिल्ली गई दूर। कट ऑफ भी नीचे नहीं आएगा, जब आएगा पेपर तब देखना। पढ़ने वाला कमी नहीं है, वो इस साल और बढ़ जाएगा। करवा देते हैं, लेकिन एक बार तुम भी देखोगे, तुम क्या करोगे, बैठ के बंडा छिलोगे घर पे। चलो, क्या चीज? जब तक सवाल नजरों से एक भी बार गुजरा नहीं रहेगा, वहां नहीं सॉल्व होगा। देख लो ना, आप एक चीज समझो ना, आपको अगर हम बात करें कि आप में से बहुतों को बहुत कुछ आता होगा, एग्जाम में नंबर काहे नहीं आता है? एग्जाम में जाने के बाद ऐसा ब्लैंक मारोगे ना कि समझ ही नहीं आएगा। फीलिंग सबको आती है, यस आता है हमको। जाओ एग्जाम में बैठो, एक पेपर लगाने में कचूमर निकल जाएगा। 650 नंबर के बाद टपाए, सोचने वाली बात है। तो इसलिए उस समय तक तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा, पूरा फिजिक्स होगा, पूरा केमिस्ट्री होगा, पूरा बायो होगा। अब फिर अपने आप को उस पेपर के 3 घंटे के माहौल में संभालना है। उस 3 घंटे में अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। यानी इसका मतलब यह है कि आपके नजरों से हर सवाल गुजरा होना चाहिए। बस आपके हैंड मेमोरी के पास इतनी पावर हो कि आपका दिमाग एक पल के लिए रुके भी, क्योंकि पेपर में कम से कम अगले आधे घंटे में
आप टोटल 3 घंटे के पेपर में ये मान के चलना आधे घंटे आपका दिमाग नहीं काम करेगा। बहुत तरह की चीजें होती है, बहुत तरह की साइकोलॉजी मतलब वो होती है। नहीं वो सब चीजें चलो अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं बता रहा हूं तुम कितना हो अच्छा तरीके से तुमने प्रिपरेशन किया हो, आधा घंटा पूरे 3 घंटे में इसमें जाएगा सिर्फ एक एक मिनट एक एक मिनट एक एक मिनट करके, तुमको पता भी नहीं चलेगा। 30 मिनट के लिए तुम्हें ब्लैंक करवाएगा वो, अलग अलग सवालों में। एक सवाल है, ऑब्वियस है वो तो लगेगा ही। और एक बार कहा जाता है ना कि ये वो टाइम होता है जहां ओवरकम होता है। जैसे एक बच्चा कल आया कि सर हमारी तबीयत खराब हो गई थी, अब हमको टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरा बैकलॉग भी हो गया। मैंने कहा बैकलॉग कंप्लीट करके कम नंबर लिया लेकिन टेस्ट जरूर दे। एक बार उस डर से बाहर निकल गया ना, बस उसके बाद आसान हो जाएगा तेरे लिए आगे का रास्ता। चलो, नहीं तो हेडिंग में लगाना है बस दीदी, आगे भी हमको चलना है। ग्रुप 16 ग्रुप 17 ये किसका ऑर्डर है? सब बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम बात करें, आ जाइए अगला पॉइंट जो आएगा डेट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग में 3 बातें याद रखिए। अगर हम बात करें ग्रुप 16 में सेम एज बीपी, मतलब सेम एज बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ग्रुप 15 में अगर हम बात करें तो ग्रुप 17 का बीपी ऑर्डर लगाना है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। और ग्रुप 17 में क्या लगाना है? तो ग्रुप 15 का। तो ये बस बात आप याद रखिएगा, याद सिर्फ आपको ये रखना है, सिर्फ एक याद रखो। और ये 3 लाइन याद रखो कि ग्रुप 16 में कोई चेंज नहीं है, ग्रुप 15 में ग्रुप 17 का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लगा देना, बस वही इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। और ग्रुप 17 में ग्रुप 15 का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लगा देना, ठीक है। तो जस्ट उल्टा, जैसे कि एक और बात बताता हूं, 2 चीजें जो उल्टा देखने को मिलेंगी। पहली चीज, पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, वो क्या कहता है कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। डी ब्लॉक जस्ट उल्टा कहता है, क्या है, ऊपर से नीचे जाओगे तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। तो ये 2 चीजें रिवर्स होती हैं। तो देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी रखनी पड़ेंगी ना जो तुमको एकदम दीवार पे स्टिक होनी चाहिए, हर समय दिमाग में होनी चाहिए। कितना चीज रट के जाओगे, कितना चीज आपको लगता है एंड तक जाके आप निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे बेटा। मैं तुमको लिख के देता हूं एज अ टीचर। हम लोग अगर अब बात करें ना, तो अगर हम ना चीजों को देखें तो हमारे दिमाग से स्किप आउट कर जाती है। तो आप तो फिर भी आपके पास तो इतनी सारी बर्डन, तो आप चीजों को लिंक करिए। और लिंक करके पता है क्या करो, अब जैसे कि मैंने तुमको बताया था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर, कितने लोगों को इसमें से याद है? बताइए, देख लो, 3 गो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर, 3 या 4, मतलब आप समझ सकते हो। और जबकि मैंने उसका बहुत सही तरीका बताया था, 112 211, और मैंने कहा पहले फिक्स करो बाद में। यही है रिटेंशन पावर, रिटेन नहीं कर पाओगे, लिख के रख लो। इसलिए कुछ चीजों को जस्ट उल्टा, अब जैसे यहीं पे मैं लिखते लिखते लिख दे रहा हूं, इनर्ट पेयर का जस्ट उल्टा डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक इनर्ट पेयर। अब ये सब जाके चिपका लेना भाई, सामने चिपकाओ, इनको कुछ नहीं करना होता है। इनको रोज सुबह उठो एक बार बस देख लिए, बस देख के पढ़ के चल दिए रूम से, कुछ नहीं। 1 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे ये लोग। 1 सेकंड में बस देखा कि ग्रुप पी ब्लॉक, अब क्या है, अब छोड़ दो, अब जब रिवीजन करोगे खुद याद आ जाएगा। बार बार करते करते आपके दिमाग में ये साइकोलॉजी बैठ जाएगी कि नहीं, इस बात को याद रखो। तो इनर्ट पेयर ग्रुप पी ब्लॉक के अंदर जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है जाके किसके अंदर? डी ब्लॉक के अंदर। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। एनीवे, अब हम आते हैं किसके ऊपर? आयनिक बॉन्ड के ऊपर। आयोनिक बॉन्ड को ऐसे समझो मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। छत्ता है, मधुमक्खी किसी भी डायरेक्शन से आके छत्ते के पास बैठ जाती है या नहीं बैठ जाती है। वैसे ही समझो एक केटायन है, और इस केटायन के पास अगर किसी भी एंड से एनायन छोड़ोगे तो वो इससे क्या करेगा? आके स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। कोई भी ले लो आप, यहाँ के ले लो, यहाँ सीएल ले लो, के ले लो, एफ ले लो, एल ले लो, एफ ले लो, कुछ भी ले लो। तो क्या करेगा ये? अगर हम बात करें, ये वो एनायन है। आयन कितने तरह के? 2 तरह के, एक केटायन है और एक क्या है? एनायन है। अब केटायन जो है वो समझो मधुमक्खी का छत्ता है, और जो एनायन जितने भी हैं वो सब के सब क्या है? मधुमक्खी है। तो मधुमक्खी किसी भी डायरेक्शन से आ जाती है और चिपक जाती है या नहीं चिपक जाती है? तो इसीलिए अगर हम बात करें, आयन दरअसल 2 तरह के होते हैं, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। अब केटायन जो होता है, केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमने कहा Q1,
और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमने कहा Q2, तो Q1 और Q2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए इस बॉन्ड को और क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इनके बीच में। दूसरी बात अगर हम कहते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता है। अब एक बात बताइए, मधुमक्खी किसी भी डायरेक्शन से आ रही है, आगे से, पीछे से, आजू से, बाजू से, यानी कि एक बात मुझे बताओ, क्या सिमेट्री कभी भी आ पाएगी उस बॉन्ड के अंदर? नहीं आ पाएगी। और सिमेट्री नहीं है तो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर पाओगे, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री की, ना एक्सेस ऑफ सिमेट्री की, ना अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री की। यानी कि आप एक बात बताइए, क्या कभी भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म की आप बात कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो किसी भी डायरेक्शन से लगता है, इसलिए हमने कहा नॉन डायरेक्शनल। इसी वजह से हम बात करें तो इसके अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं आएगी, और सिमेट्री नहीं आएगी तो इसीलिए इसके अंदर नो जीआई, नो ओआई, इनफैक्ट नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जिसका स्ट्रक्चर ही नहीं डिफाइंड है उसके अंदर आप आइसोमेरिज्म कैसे निकालोगे? आप मुझे ये बताओ ना। इसीलिए कहा जाता है नो आइसोमेरिज्म। सवाल पहला अगर मान लीजिए मैं आपके सामने रखूं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर आयनिक कंपाउंड इज, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है? इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसको तोड़ना आसान है या मुश्किल है? तो ऑब्वियस है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका लैटिस कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? तो इनकरेक्ट या करेक्ट है? हार्ड बस बट ब्रिटल, और ये डक्टाइल और मेलेबल, ये सब तुमको पता है, ठीक है। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट लिख दिया जाता है, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। याद रखना, आयोनिक कंपाउंड आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। ट्रू है ये बात, अभी तुमको गलती कराऊंगा, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड, फिर से मैं कह रहा हूं, आयोनिक कंपाउंड इंसुलेटर होते हैं, आयोनिक कंपाउंड इंसुलेटर होते हैं। क्या बोला मैंने? आयोनिक कंपाउंड इंसुलेटर होते हैं। कौन सी स्टेट के अंदर? सॉलिड। तो ये भी ट्रू है, कोई गलत वाली बात नहीं है। कंडक्टर इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, कंडक्टर इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, कंडक्शन किसकी वजह से आता है? मूवमेंट ऑफ आयन। मूवमेंट ऑफ आयन जो होगा जितना ज्यादा, उतना ज्यादा कंडक्शन होगा। और कंडक्शन कहां पे? अगर मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर देखें तो ऑब्वियस है, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन खाएगा, मूवमेंट होगा, कंडक्शन आएगा। अगला, फास्ट आयोनिक रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर बहुत तेजी से होती है। क्यों? आयोनिक रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन के लॉस या इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से बनने वाला बॉन्ड, हमने कहा आयोनिक बॉन्ड। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट ऑफ जो आयन होगा वो बहुत तेजी से होगा, तो आयनिक रिएक्शन जो होंगी वो फास्ट होंगी, किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन। कहां लाइन लिखी हुई है? केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। सो जीआई एंड ओआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ट्रू या फॉल्स? तो इनकरेक्ट होते हुए भी ये क्या है? करेक्ट। क्या ये बात समझ में आई? तो सबसे पहली चीज, आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बना है। दूसरी बात, डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? नॉन डायरेक्शनल। कोई सिमेट्री आएगी उसके अंदर? क्या एक्सेस ऑफ सिमेट्री आएगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी? अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री आएगी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जिसका स्ट्रक्चर ही नहीं फिक्स है, क्या कभी वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कहा जाता है लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम फॉर्म सम कोवेलेंट कंपाउंड। हमको ही नहीं पता है कि कौन कोवेलेंट होता है, कौन आयनिक होता है, बस इतना पता है लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम। लेकिन अगर मेरी ये तीन बात अगर तुम याद रखते हो, तुम कभी फंसोगे ही नहीं। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम फॉर्म सम कोवेलेंट कंपाउंड, नॉट ऑल कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें यह लगता है लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम के कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कोवेलेंट। नहीं, कुछ कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। अब कौन से वो कुछ हैं ये भी बताता हूं। मेटल्स हैविंग पॉली एटॉमिक एनायंस, जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम जो एनायन बना रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं N-3, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? N-3। तो हमेशा क्या कैसे बनेगा? किसी के साथ जुड़ेगा तो -3 केटायन के पैर में चला जाएगा,
और केटायन का चार्ज इसके पैर में आ जाएगा। समझ रहा हो मेरी बात को? तो क्या ये एनायनिक होगा या क्या, सॉरी, कि क्या अगर हम बात करें ये कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, मेटल्स हैविंग पॉली एटॉमिक एनायंस आर आयोनिक इन नेचर। समझ रहा हो मेरी बात को? अब मैं तुमसे बात करूं, Cl माइनस कहीं प्रेजेंट है, लेट सपोज, क्या बोला मैंने, Cl माइनस कहीं प्रेजेंट है, तो पॉली एटॉमिक एनायन है या फिर मोनो एटॉमिक एनायन? यानी कि वो कैसा हो सकता है? कोवेलेंट। अब आगे सुनिए, जनरली फ्लोराइड्स जो होते हैं और हाइड्राइड्स जो होते हैं आर मोनो एटॉमिक एनायन, आर आयोनिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं? आयोनिक होते हैं। अब जैसे कि यहां पे पहचानना सीखते हैं, एक बात बताइए, LiCl है, Cl माइनस है या नहीं है? क्या Cl माइनस के लिए मैंने कहीं पे भी लिखा कि ये क्या होता है, कोवेलेंट होता है या आयनिक होता है? ऐसा कहीं भी लिखा नहीं। तो ये कैसा होगा? कोवेलेंट होगा। कैसा होगा बोलो जल्दी? कोवेलेंट। BeCl2 कैसा होगा बताना जरा? कोवेलेंट। AlCl3 कैसा होगा? Cl माइनस है, सिर्फ मोनो एटॉमिक एनायन है, ना कि पॉली एटॉमिक एनायन। मोनो एटॉमिक एनायन है तो क्या होगा बोलो जल्दी? कोवेलेंट। MgCl2 है, कैसा होगा बोलो जल्दी? कोवेलेंट। B2C हुआ, बेरिलियम कार्बाइड हुआ, तो C के ऊपर चार्ज कितना आता है? -4 आता है। कितना आता है? -4। यानी कि ये आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? आयोनिक होगा। C के ऊपर -4 का चार्ज होता है, कोवेलेंट या आयोनिक? आयोनिक। Al2O3 की अगर हम बात करें तो ये कैसा होगा? यहां पे चार्ज कितना आता है? -2। कोवेलेंट या आयोनिक? आयोनिक होगा। AlF3, फ्लोराइड्स और हाइड्राइड्स कैसे होते हैं जनरली? आयोनिक। तो AlF3 कैसा होगा बोलो जल्दी? आयोनिक होगा। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज -3, क्या एक से ज्यादा एटम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो एक बात तो, कोवेलेंट होगा या आयोनिक होगा? आयोनिक होगा। यहां पे अगर हम बात करें MgO की, अगर हम बात करें तो ये कैसा होगा? बेसिकली बनता है Mg2O2 है, काट देते हैं इसको, समझ रहे हो कैसे बनता है? Mg+2 में है, O-2 में है, इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में, तो इसका कितना हो गया? Mg2O2 बनना चाहिए ना, वो तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब बताओ ये कैसा होगा? कोवेलेंट या आयोनिक? आयोनिक होता है। ठीक है। अगर हम बात करें MgF2, फ्लोराइड जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा बोलो जल्दी? आयोनिक हो जाएगा। अगर हम बात करें Li4C की बात करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? आयोनिक हो जाएगा। LiH की बात करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? आयोनिक हो जाएगा। LiF की बात करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? आयोनिक। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि लिथियम से बने हुए हर कंपाउंड को कोवेलेंट या आयोनिक कहेंगे। कोवेलेंट कौन से वाले होते हैं? जनरली क्लोराइड्स वाले को पाया जाता है, इसलिए क्लोराइड्स वाला स्पेशल केस बना के हम कह देते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर मेरे सामने कोई भी कंपाउंड आ जाए और मुझे पहचानना हो तो मैं आपसे 3 बातें कहूंगा। अगर पॉली एटॉमिक एनायन दिख गया, आयोनिक होगा वो। हाइड्राइड दिख गया, आयोनिक होगा वो। फ्लोराइड दिख गया, आयोनिक होगा। और सम कंपाउंड में कौन कौन से आते हैं? LiCl, BeCl2, MgCl2, AlCl3। और उसमें भी कंडीशन है कि मीडियम बदल गया तो उनका नेचर भी बदल जाएगा। MgCl2 को आप कोवेलेंट कहते हैं चाचा, लेकिन याद रखिएगा एक्वस सॉल्यूशन ले लिया तो आयनिक हो जाएगा। AlCl3 को आप कहते हैं कि ये कोवेलेंट है, लेकिन एक बात बताऊं, एक्वस मीडियम ले लिया तो वो आयनिक हो जाएगा। कारण? हाइड्रेशन एनर्जी। समझ रहा हो मेरी बात को? तो अगर हम बात करें, ये दिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, एक्वस सॉल्यूशन में जब तक नहीं डाले गए हैं तब तक ये कोवेलेंट होते हैं। जब आपने एक बार डाल दिया ना तो फिर ये आयनिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली चीज, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम फॉर्म सम कोवेलेंट कंपाउंड। कौन कौन से लोग होते हैं? तो ये देखिए कौन कौन से वो लोग। एक तो है LiCl है, एक कौन सा है? BeCl2 है, एक कौन सा है? AlCl3, और एक कौन सा है? MgCl2। याद रहे, एक्वस सॉल्यूशन में जब तक नहीं है तभी तक कोवेलेंट है। एक्वस सॉल्यूशन में अगर दे दिया, उसने बोला एक्वस MgCl2 इज आयोनिक, एक्वस AlCl3 इज आयोनिक बन चुका है। अब समझ रहा हो मेरी बात को? एक्वस AlCl3 दे दिया ना तो आयोनिक बन चुका है। इसका सबसे बेहतरीन रिएक्शन बताता हूं। AlCl3 पढ़ा है एक्सेस ऑफ वाटर के साथ, देखो रिएक्शन में क्या बना है एक्सेस ऑफ वाटर के साथ, ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर। ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर देखिए, एक्वस मीडियम में नहीं है, नॉर्मल है, मतलब अभी कोई मीडियम नहीं डाला है, सॉलिड नहीं, पानी, और उससे थोड़ी मतलब है भाई। पानी में जब हम इनको, अभी AlCl3 है, एक्वस नहीं है ये। ब्रिज बॉन्डिंग देखिए जहां पे करवाया है, ब्रिज बॉन्डिंग MOT के जस्ट पहले जाइए, AlCl3 की 3 रिएक्शन लिखवाई है, यही यही आगे 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 आगे, इधर 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 पेज। हाँ तो मत छापो, ठीक है। NCERT P ब्लॉक में रिएक्शन दी गई है,
छापो मत छापो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, हमारा इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग शो कंडक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कंडक्टिविटी, इनमें से कौन कंडक्टिविटी शो करेगा, बताइए। पहले से आता है ना बेटा, बताओ बताओ। हाँ ग्रेफाइट, हाँ बताइए, ग्रेफाइट कंडक्टिविटी शो करेगा, लेकिन कहा जाता है आयनिक कंपाउंड शो कंडक्टिविटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। हाँ तो बताइए इसमें से कौन कौन करेगा। अगर हम बात करें AlF3, ठीक है, मोल्टेन, M का मतलब है मोल्टेन, L का मतलब है लिक्विड, S का मतलब है सॉलिड, और AQ का मतलब है एक्वस। अब आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन शो करेगा। AlF3 कंडक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा, करेगा। HCl लिक्विड, ठीक है, और उसके बाद से Na सॉलिड, नहीं करेगा। KNO3 एक्वस, ये लिखा हुआ है इंडियन सॉल्ट पेट्रे, समझ रहे हो, ये एनसीईआरटी के हैं दोनों शब्द, चिली सॉल्ट पेट्रे एंड इंडियन सॉल्ट पेट्रे। इनमें से कौन कंडक्टिविटी, KNO3 एक्वस करेगा या नहीं करेगा, NaNO3 सॉलिड करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। ग्रेफाइट सॉलिड, अच्छा AlCl3 लिक्विड, उसके बाद H2SO4 एक्वस, उसके बाद से MgCl2 एक्वस, CuSO4.5H2 एक्वस, AlCl3 एक्वस, CH3OH, फैल गए 2 मिनट के अंदर। एक वो सवाल दे दिया ना बस कंडक्शन के ऊपर, वहीं बैठ जाएंगे। एक्वस और मोल्टेन आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा क्या शो करते हैं, कंडक्शन शो करते हैं, सब नहीं करते हैं। अब बात आती है, मैंने कहते वक्त एक बात बहुत तरीके से कहा था, आयोनिक कंपाउंड, अरे गजब बात करते हो यार तुम लोग। Na सॉलिड की बात करें, क्यों नहीं करेगा, सोडियम तो एक मेटल है ना भाई, और मेटल को पानी में डालोगे इलेक्ट्रॉन देगा, कंडक्शन होगा, मूवमेंट ऑफ आयन होगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। ग्रेफाइट जो होता है सॉलिड होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, और कहा जाता है एक्वस आयनिक कंपाउंड। क्यों भाई कोवेलेंट नहीं करते हैं, ग्रेफाइट के बारे में एनसीईआरटी लिखती है आपकी, और उसी अल्कोहल के बारे में एनसीईआरटी ने फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर में जाके लिखा है, सरफेस पे रहोगे डूबोगे। कौन सा एक्वस है, उससे क्या मतलब हुआ, आयनिक कंपाउंड है वो, आयनिक कंपाउंड है वो, एक्वस होना थोड़ी जरूरी कंडीशन है भाई, एक्वस और मोल्टेन, लेकिन एक्वस और मोल्टेन किसमें वैलिड है, आयोनिक कंपाउंड के अंदर। अब बताओ भाई, पहले से आता है, हाँ मतलब बता रहा हूं मैं, उसी जोन में मैं बोल रहा हूं, पहले से आता है, बताओ सवाल। अब 5 गो हम सवाल फेंक के मारे, 5 गो सवाल में तुम नहीं बता पाओगे बेटा। अभी बस अगर सरफेस पे इस तरीके से बैठे हुए हो ना कि 5 गो अगर थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, बस फैल जाओगे वहीं पे, इसलिए ढंग से सुन लो, ठीक है। बाकी कितना आता है कितना नहीं आता है बहुत तरीके से पता है, ठीक है। अब 4 गो सवाल अगर एग्जामिनर ने ढंग से बना दिया, एम्स का अगर तुम्हारी औकात तो 15 सवाल लेके बैठ जाओ, 15 में से 5 सही निकाल दो, पता चल जाएगी औकात वहीं पे। एनीवे यहाँ पे आपको आता है नहीं आता है, एक बात हम बता देना, एग्जाम में जाके ब्लैंक मार जाएंगे अगर ढंग से पूरी बात नहीं पता होगी तो। सवाल अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया ना, बस वहीं पे फैलेंगे। और एनसीईआरटी के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप जाके चेक कर लीजिए, मैं रेफरेंस देता हूं एनसीईआरटी में कहां कहां लिखा हुआ है। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं है, वो जो 15 सवाल बनाएगा ना तो ये नहीं पूछेगा कि इनऑर्गेनिक से बना रहा हूँ, ऑर्गेनिक से बना रहा हूँ या फिजिकल केमिस्ट्री से मैं बना रहा हूँ। उसके लिए केमिस्ट्री एक है, 45 सवाल उसने बनाना है, और वो कहीं से भी बनाएगा, कैसे भी लिंक करके बनाएगा। आइए इधर आइए, सोडियम सॉलिड के बारे में अगर कहा जाए तो देखिए जरा गौर से, लिक्विड लिखा रहे तो लिक्विड का मतलब कोई भी मैं सॉल्वेंट ले सकता हूं भाई। एक्वस और मोल्टेन आयोनिक कंपाउंड हमेशा कंडक्शन शो करते हैं, लिक्विड नहीं शो करता है।
एक्वस और मोल्टेन कंपाउंड हमेशा क्या शो करते हैं आपका, एक्वस और मोल्टेन कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा आपका कहा जाए कि कंडक्शन दिखाते हैं, लिक्विड नहीं दिखाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, HCl लिक्विड लिख के दे दिया, क्या गारंटी है कि मैं उसके अंदर पानी ही मिला रहा हूं, मैं उसके अंदर एसीटोन मिला के उसको लिक्विफाई कर लूं, मुझे लिक्विड है ना, तो लिक्विड तो कोई भी लिक्विड ले सकता हूं मैं। एक्वस वर्ड ही क्यों यूज किया गया, एक्वस वर्ड स्पेसिफाई किया गया पानी के लिए, और पानी के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, वो केटायन और एनायन को अलग कर सकता है, और जब केटायन और एनायन अलग होंगे तो मूवमेंट ऑफ आयन आएगा, मूवमेंट ऑफ आयन आएगा तो कंडक्शन आएगा। अगर आप कहेंगे लिक्विड, लिक्विड आप कौन सा लिक्विड ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं CCl4 को लेके मैं इसको लिक्विफाई कर रहा हूं, अब बताइए, तो HCl लिक्विड की अगर हम बात करें तो नहीं करता है। एक्वस या मोल्टेन, यहां पे याद रखिएगा, एक्वस और मोल्टेन आयोनिक कंपाउंड जब तक ना दे, एक्वस या मोल्टेन आयोनिक कंपाउंड, तब तक आप कंडक्शन की कोई बात नहीं करने वाले। हाँ, सॉलिड में कौन कौन करता है, मैंने सॉलिड में क्या बोला, सॉलिड में ये कहा भाई कि जो सॉलिड आयोनिक कंपाउंड है वो इंसुलेटर है। सॉलिड ये क्या है, कंपाउंड है, सोडियम अपने आप में कौन सा कंपाउंड होता है बताना जरा, Na को पानी में डालोगे, K सॉलिड को पानी में डालो, Rb सॉलिड को पानी में डालो, CS सॉलिड को पानी में डालो, Mg सॉलिड को पानी में डालो, देखो कंडक्शन दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेटल है, मेटल का सपना इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देगा, मूवमेंट ऑफ आयन होगा, मूवमेंट ऑफ आयन होगा तो कंडक्शन होगा। इसलिए याद रखना, मैंने पहले भी बोला है, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड आयोनिक कंपाउंड के केस में अगर कहा जाए सॉलिड आयोनिक कंपाउंड, याद रखिएगा इसीलिए पहला वर्ड लिखा है सॉलिड आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड नहीं। अगर हम बात करें आयोनिक कंपाउंड मोल्टेन और एक्वस स्टेट में कंडक्टिविटी शो करता है, लिक्विड में नहीं करता है, लिक्विड में आप नहीं कह सकते, अगर उसको पानी लिखना है तो वो लिक्विड आपको देगा ही नहीं, वो आपको एक्वस लिख के देगा, वो क्यों लिख के देगा लिक्विड। तो एनीवे हम आगे आते हैं, जरा गौर सुनिएगा। अगर हम बात करें इसके केस में क्या है, तो भाई ये आयनिक कंपाउंड ही नहीं है, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। और अगर हम इसकी बात करते हैं ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट में आ जाओ, ये कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है फिर भी इसके बारे में, क्योंकि इनके सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल, या फिर और क्या बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, बताया था एक बार तुम लोगों को, भूल गए, सब भूल गए, डैंगलिंग बॉन्ड बनाते हैं। एम्स का क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट के सरफेस के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री वैलेंसी वाले को बोला जाता है, क्या बोला जाता है उनको, डैंगलिंग बॉन्ड। दुनिया का कोई सरफेस ले आओगे गंदा होगा, 100% गंदा होगा, क्यों गंदा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो इंप्योरिटीज है उनके साथ बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल आप ऑर्गेनिक में सुनते हो कि इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिव होता है तो आसपास की इंप्योरिटीज को अट्रैक्ट कर लेता है, इस वजह से। तो आंसर यहां पे अगर हम बात करें NaNO3 सॉल्ट, ये सॉलिड स्टेट में इसे कहा जाता है चिली सॉल्ट पेट्रे, ये कहां पे लिखा हुआ है, ये भी एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है, आई थिंक पी ब्लॉक के स्टार्टिंग सेक्शन में लिखा हुआ है, पी ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन के स्टार्टिंग सेक्शन में लिखा हुआ है, इन दोनों का फॉर्मूला दिया गया है, इंडियन सॉल्ट पेट्रे और चिली सॉल्ट पेट्रे, और इनको हम बड़े आसानी से इसको लीव करके निकल जाते हैं। तो याद रखिएगा इंडियन सॉल्ट पेट्रे होगा या चिली सॉल्ट पेट्रे जो होते हैं, इसमें ये एक्वस है, अगर यहां एक्वस लगाता तब बिल्कुल सही बात है, तब मूवमेंट ऑफ आयन शो करेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो याद रखिएगा एक्वस या मोल्टेन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कंडक्शन शो करते हैं, लिक्विड नहीं करता है। अब आगे अगर हम बात करें, वहां अगर मैं KCl लिक्विड ले लूं, नहीं करेगा, अगर मैं बात करूं HF लिक्विड ले लूं, नहीं करेगा, HI लिक्विड ले लूं, नहीं करेगा, HBr लिक्विड ले लूं, नहीं करेगा। आइए इधर आइए, MgCl2 and AlCl3 becomes ionic in aqueous solution, याद रखिएगा MgCl2 AlCl3 becomes ionic in aqueous solution, aqueous solution के अंदर ये आयोनिक हो जाते हैं। तो अगर वो लिख दे कि AlCl3, अब आप सोच के जाएंगे सर ये तो कोवेलेंट नेचर इसके अंदर पाया जाता है, वहां जाके सवाल पटक दिया AlCl3 एक्वस, अब बताओ आंसर होगा या नहीं होगा, तो आंसर होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि ये जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे ड्यू टू हाइड्रेशन, ये कैसे बन जाएंगे, आयोनिक की तरह बिहेव करने लगेंगे, मूवमेंट ऑफ आयन होगा, कंडक्शन होगा अब इस कंडीशन में। तो याद रखिएगा MgCl2 दे रहा है लिक्विड, कह देना नहीं होगा, MgCl2 नॉर्मल दे रहा है, कह देना नहीं होगा, MgCl2 एक्वस दे दिया, यस सर होगा, AlCl3 एक्वस दे दिया, यस सर होगा। हमारे दिमाग में केवल ये बैठा होता है LiCl, BeCl2, AlCl3, MgCl2 आर कोवेलेंट, पानी में डाल के दे दिया, अब बताओ
बस फैल जाओ वहीं पे। तो याद रखिएगा, कंडक्टिविटी पहचानने का एक तरीका होता है। एक्वस या मोल्टेन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कंडक्शन शो करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, पहले इसको एक काम करिए, नोट कर लीजिए, वरना सब निकलता चला जाएगा। ये नोट करिए। हाँ, सॉलिड कैसे करेगा भाई? एन ए सॉलिड ना, वो आयनिक कंपाउंड है। मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी किस चीज की होती है? इलेक्ट्रॉन देने की। वो किसी भी अवस्था में हो, मैंने इसीलिए बोला बार बार, ये मार्क किया था, आयोनिक कंपाउंड। ना कि मैंने मेटल बोला है, ना कि मैंने आयन बोला है। आयोनिक कंपाउंड, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर होते हैं। कंपाउंड थोड़ी है वो मेटल है। और मेटल की तो टेंडेंसी पहले से ही है कि वो किसी भी स्टेट में हो वो तो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, यहां पे ये नोट। बताया तो MgCl2 और AlCl। दो बताया तो ग्रेफाइट। अरे भाई, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो सॉलिड स्टेट में, उसके लिए एनसीईआरटी लिखती है कि वो शो करता है कंडक्टिविटी। हाँ, आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता है वो एग्जाम में जाके बताइएगा, हमको बताने से कोई लॉजिक ही नहीं है आपका। समझ रहे हैं आप? आपको जितना आता है आप जाइए एग्जाम में बिल्कुल बताइए, वो तो अल्टीमेट गोल आपका भी है मेरा भी है। लेकिन आप हमको बता के, हमको तो बता नहीं पाएंगे आप। किस बेसिस पे आप हमको बताइएगा? कितनी किताबें आपने पढ़ रखी हैं? आपसे एनसीईआरटी नहीं कंप्लीटेड है ढंग से। हमको बता के आपको निष्कर्ष क्या मिलेगा? आप हमको ये बताइए, आप हमको बताने के लिए पैसा दिए हैं यहाँ। आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है आप बाहर चले जाइए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपना समय केवल और केवल जाया कर रहे हैं। अगर आपको आता है तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप प्लीज बाहर जाइए। मैं खुद अलाउ करवा देता हूं, मैं तो खुद नहीं रोकता, मैं जाओ जिसको जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है, जहां तक मैं रोक पाया वहां तक रोक पाऊंगा। मेरा आपसे कोई पर्सनल वो थोड़ी है, ना मेरा पर्सनल गजेज है, ना मेरा पर्सनल लगाव है। मैं सिंपल सी बात यह है कि मेरे काम का, जिस काम का मुझे मतलब कहा जाता है कि जिम्मेदारी मिली हुई है, मैं वो काम कर रहा हूं अपना। आप करें, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। जहां तक मैं रोक पाया वहां तक मैं रोक पाऊंगा, नहीं रोक पाया नहीं रोक पाऊंगा। आप जाइए, आप बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से। आप मुझे बताने या मैं आपको बताने के लिए यहां थोड़ी हैं हम दोनों। आप अपना उद्देश्य पूरा कीजिए। और उद्देश्य पूरा होता हुआ, अगर उद्देश्य पूरा हो गया होता तो आप यहां क्यों बैठे होते? अगर बैठे हैं तो इसका मतलब आप समय की नाजुकता को समझिए कि कुछ ना कुछ उस समय लापरवाही हुई थी। बहुत बढ़िया, आपको तो आना चाहिए और आना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं सबको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम कि नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं फिर? प्रॉब्लम वहां जाके अटक रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आप ड्रॉप पे ड्रॉप क्यों लेते जा रहे हैं? आप तो स्वतंत्र हैं। इनफैक्ट अगर कहा जाए कि अगर आपको जहां कहीं से भी जैसे भी बेहतर चीजें अगर आपको मिलती हैं, आप करिए, बिल्कुल करिए, आप सीखिए, बिल्कुल सीखिए, कोई उसमें वो नहीं है। आप अपना समय मत बस जाया करिए, इंपॉर्टेंट वो है। सेलेक्ट हो जाएंगे आप ही को वो होगा, खुशी होगी सबसे ज्यादा, आप ही का करियर बनेगा। आप सोचेंगे कि यहाँ पे हम कमेंट करके कूल बन लेंगे कि हाँ मतलब कि पहले से आता है, तो आता है तो अच्छी बात है ना भाई। कूल नहीं बनोगे, आप अपना समय जाया कर रहे हो, कहाँ आप कूल बन रहे हो? 4 दिन बाद कौन सी जनता आपके सामने रहनी है? 4 दिन बाद कौन से हम आपके सामने रहने हैं? कोई नहीं रहना है, सब एक दूसरे से स्कैटर्ड हो जाएंगे। शायद ये बातें जो है ना, अच्छी यादों तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन यादों में केवल बस धुल जाएंगी। शायद कल से, आज से 5 साल बाद आपको भी नहीं याद आएगा, लेकिन 5 साल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जब आ रहा है तो आप समय क्यों जाया कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। उठाइए पेन कॉपी, लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भयानक रूप से।
अब फिलर देखो बेटा, मैं तुमको एक बात और बोल दे रहा हूं, फिलर सबको आता है, एग्जाम में ही हम ब्लैंक होते हैं। किताबें सबसे बेहतरीन दोस्त होती हैं, उनसे ज्यादा तो ज्ञान कहीं नहीं होता है ना। पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, करिए दोस्ती, किसी भी किताब, किसी भी एक किताब को उठाइए जो अच्छी किताब है, कोई एक किताब उठाइए और उसको पूरी तरीके से पढ़ जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन फिर पढ़िए उसको उस तरीके से, जैसे भी करिए, इंपॉर्टेंट यह सिलेक्शन लीजिए। आप यहाँ स्कूल में नहीं बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कहा जाए कि कूल ड्यूड बनने के लिए बैठे हुए हैं, आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए बैठे हुए हैं। आपके पास समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप ये मान के चलिए अगले साल पहले कोचिंग ढूंढ लीजिए, किधर जाना है हमको। जिसको ये दिख रहा हो ना कि मेरे पास काम बहुत कम है या मैंने कर रखा है, आने दो बेटा नीट का पेपर, देखना उसके बाद अंतिम के 4 महीने में जो चौराहा होता है ना, वो अभी से हो जाए ना तो शायद सिलेक्शन हो जाए। दिक्कत ये है कि अभी 4-5 महीने तो हम टालते रहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फरवरी से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी कम से कम, अगर एग्जाम से पहले हमको एक इंसान ने बोला था, नाम था उसका डॉक्टर विक्रम, एसएमएस में जाके पता कर लेना, जयपुर के अंदर बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसने एक ही बात बोली थी कि मैंने कहा कि एक बात बताओ भाई, एनसीईआरटी कितनी बार खत्म किए थे? बोला 55 बार एक चैप्टर खत्म किया था टोटल। 2009 बैच में निकला था, रैंक उस समय 700 समथिंग थी आरपीएमटी के अंदर। तो उसने बोला 55 बार एक चैप्टर को खत्म किया था। भाई आपने कितनी बार खत्म किया है? 4 से 5 बार। अभी एनसीईआरटी खत्म करने के लिए आपके पास बहुत सारा काम है, आपके पास बहुत सारे टेस्ट पेपर लगाने वाले काम है, आपके बहुत, अभी स्पीड और एक्यूरेसी का आपको अंदाजा तक नहीं है। अभी मैं पूछूं 180 क्वेश्चन करने में कितना मिनट लेते हो, तुम एग्जैक्ट टाइम ना बता पाओ अपने बारे में। तुमको अपने अगली सांस का पता नहीं है कि मैं अगले मोमेंट करूंगा क्या। और ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, बहुत लंबे सेंस में बता रहा हूँ कि आपको ये नहीं पता है कि अगले दिन प्लान क्या करना है, आपको अपने अगले दिन का हिसाब नहीं, और आप चाहते हो दुनिया उस चीज की वैल्यू करे। कैसे वैल्यू करेगी भाई? आप कर लो पहले फरवरी तक खूब, मतलब आपको जितनी मस्ती करनी है कर लीजिए। फरवरी के बाद फिर रोना रोइएगा, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, स्कैम हो जाएगा, रिजल्ट डिले हो जाएगा, फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप तैयारी करिएगा बैठ के। खैर तुम्हारी नहीं, समय का दुर्भाग्य है, तुम्हारे समय का। बहुत क्लियर नोट पे एक बात बोलूं, पता है एक अच्छा बच्चा क्या करता है? उसको बहुत क्लियर होता है कि मेरा सिलेक्शन क्या होना है और मेरे को काम क्या करना है। आप ना, आप में से आधे लोग, टू बी वेरी फ्रैंक, इस ऑनलाइन के एरा में ना, आप लोग ऑनलाइन का सही लुत्फ उठा ही नहीं पा रहे हो। क्यों? कंटेंट आप कवर कर लिया आपने, ठीक है, मैं बहुत क्लियर बताता हूँ, कंटेंट कवर कर लिया, ये आज नहीं, पहले नोट्स चलता था इस फॉर्मेट में, लोग नोट्स उठाते थे, ठीक है, इसका भी नोट्स देख लेता हूँ, उसका भी नोट्स देख लेता हूँ, इसका भी नोट। आज हो गया डिजिटल एरा आ गया वो, अब नोट्स किस पे आने लगे? डिजिटल ही आने लगे। यहां से कर लेता हूँ, वहां से करो, बिल्कुल करो, लेकिन एक ही काम 10 जगह काहे कर रहे हो भाई? स्पेसिफाई तो करो। आपको बाइफर्केट करना पहले आना चाहिए कि ऑनलाइन से मुझे अगर ये रिसोर्स मिल रहा है, ऑफलाइन के अंदर मेरे को डाउट सारे अपने क्लियर करने हैं। एक तरीका होता है। मैं इसीलिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप लोगों को बार बार कह रहा था कि आप लोग क्लास जरूर आइए, रेगुलर आइए, और क्लास आके आप कुछ नहीं, पीछे बैठ के चुपचाप से सवाल मॉड्यूल बगल में खोल लीजिए, सवाल सॉल्व करिए, सवाल सॉल्व करिए। आप समझिए, आप यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को पता है क्या कर रहे हैं? पहले इधर भी झोंकते हैं 2 घंटा, फिर इधर भी झोंकते हैं 2 घंटा, फिर इधर भी झोंकते हैं 2 घंटा। नेट निष्कर्ष ये है कि आपकी जो सिस्टमेटिक पढ़ाई होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं पा रही है। और ये अपने मन से आप लोग पूछिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप एक ही काम को मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं और नेट रिजल्ट उसका कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। और मैं लिख के दे रहा हूं, आप इसका फायदा ले भी नहीं पाएंगे।
एक पीछे बैठे हैं तो ये वाह वाह कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप सोचिए ना, सेम काम आप दो जगह कर रहे हैं, तीन जगह कर रहे हैं। आप कितना बेहतर होता कि अगर आप एक जगह सवालों पे ज्यादा ओरिएंट होते, एक जगह पीवाईक्यूज पे ज्यादा ओरिएंट होते, एक जगह से आप प्रॉपर अपना नोट्स वोट्स प्रिपेयर कर रहे होते। जो कुछ भी करना है करिए, लेकिन आप इंपॉर्टेंट चीज ये है समय की नाजुकता को समझिए। वर्ड नाजुक ही अपने आप में इतना मासूम है ना, कि अगर उसकी मासूमियत तुमने समझ ली तो तुमको तुम्हारी नैया पार लगा देगा। बिकम्स आयनिक इन एक्वस सॉल्यूशन। LiCl भी होता है, BeCl2 भी होता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कम होता है कंपेयर टू इनके। जनरली इनके बारे में पूछा जाता है। कितने बजे तक ये क्लास होती है आप लोगों की? 11? 11:30? नहीं बक, 11:45। हाँ वैसे सर लोगों के हिसाब से 11:40 तब कहता भाई। चलो चलो, कितना बज रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताना है आपको, इनमें से कौन सा सही है? NaCl डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। बस फंस गए पहले लाइन में। ड्यू टू हाइड्रेशन, ठीक है। यहां पे दूसरी अगर हम बात करें, NaCl कांट शो आइसोमेरिज्म ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, ड्यू टू इट्स नॉन डायरेक्शनल नेचर। ना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का कोई लेना देना ही नहीं है, ड्यू टू इट्स नॉन डायरेक्शनल नेचर, नॉन डायरेक्शनल नेचर, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, एनायंस नेवर कंटेन मेटल, और ये सब एनसीईआरटी की ही लाइन है, आप उठा के देख लीजिएगा। ट्रू या फॉल्स? फिर फंस गए, क्यों? आंसर बताइए। हाँ, डी गलत है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। कैसे ट्रू है? तुक्का। K2Cr2O7 सबने पढ़ा, लेकिन आज तक ध्यान किसी ने नहीं दिया। डी ब्लॉक में क्रोमियम क्या होता है? मेटल होता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एनायन। KMnO4 सबने पढ़ा, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मैग्नेट क्या है? एनायन है। और एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, केमिकल बॉन्डिंग में लाइन क्या लिखी हुई है? कि एनायन जनरली कम्स फ्रॉम नॉन मेटल एंड कैटायन जनरली कम्स फ्रॉम मेटल। और आंसर यहाँ पे लिख दिया मैंने, एनायन नेवर कंटेन मेटल। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। एनायन कंटेन, एग्जांपल क्या है? Cr2O7, KMnO4, DNF ब्लॉक में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। सॉलिड आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। यस, ये बात सही है कि सॉलिड आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। एनायन नेवर कंटेन मेटल, नहीं भाई, कंटेन करते हैं। K2Cr2O7 देखिए, KMnO4 देखिए, ये क्या हो जाएंगे? ये मेटल रखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड कंपाउंड इनटू गैसियस आयन, या फिर गैसियस आयन से 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बना लेना, और उसमें जो रिलीज होने वाली एनर्जी रहेगी उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। सबसे पहली चीज समझिए, लैटिस क्या बताता है? लैटिस कुल मिलाजुला के एनर्जी को किस तरीके से कम करना है, ये तरीका बताता है। मैथ्स में एक इक्वेशन होती है जिसका नाम होता है कैपेसिटेंस की, ठीक है। कैपेसिटेंस की के अकॉर्डिंग क्या होता है, सुनिएगा जरा गौर से। अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए यहां पे ये Na प्लस है, तो क्या होगा बाजू में? Cl माइनस, फिर क्या होगा? Na प्लस, फिर क्या होगा? Cl माइनस। ऐसे ही अगर हम बात करें नीचे क्या होगा? Cl माइनस Na प्लस। आगे अगर हम बात करें तो क्या हो गया? Cl माइनस Na प्लस। अब सुनिए जरा गौर से, अगर मैं आपसे बात करूं कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में हमेशा क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन लगेगा। अब सोचिएगा, अगर मैं बात करूं Na प्लस पे कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव। Cl माइनस पे क्या लगाएगा? रिपल्सिव। लेकिन एक बात तो, अगर लैटिस बन रहा है, इसका मतलब ओवरऑल क्या है?
कि अगर लैटिस बन रहा है इसका मतलब क्या है कि एक बात है, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है कहीं ना कहीं रिपल्शन पे। तो कैपेसिटेंस की इक्वेशन एग्जैक्टली क्या होती है, माइनस ए क्यू वन क्यू टू अपॉन आर प्लस बी टू दी पावर आर अपॉन बी अपॉन आर टू दी पावर एन। अब ये क्या होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये बेसिकली यूज किया जाता है रिपल्सिव फोर्स के लिए। चूंकि अगर लैटिस बन रहा है तो लैटिस बन रहा है मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्टिव, यानी कि रिपल्सिव उसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। कम क्या है, एकदम नेग्लेक्सिबल होता है। अगर रिपल्सिव फोर्स लगता है तो लैटिस बनता ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बसता क्या है, तो u इज इक्वल टू माइनस ए क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। अब ए क्या होता है, ए होता है मेड लंग्स कांस्टेंट। क्या होता है इसके अंदर, मेड लंग्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मेड लंग्स कांस्टेंट, ठीक है। अब सुनना जरा गौर से, लैटिस एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, Q1 और Q2 पे डिपेंड करती है। अब देखो पहला सवाल यहां से कैसे बनाएगा। पहला सवाल उसने दिया, मान लीजिए आपको म्यू एमजीओ इज इक्वल टू एक्स एन एफ, एक्स इज नियरली इक्वल टू म्यू एम, देखो फिर से देखो, इक्वेशन ये है u इज इक्वल टू माइनस ए क्यू वन क्यू टू अपॉन आर प्लस बी अपॉन आर टू दी पावर एन। अब देखो ये तो रिपल्सिव फोर्स हो गया, इसको मैं कह रहा हूं अट्रैक्टिव फोर्स। आप मुझे बताइए लैटिस किसकी वजह से बन रहा है, अट्रैक्टिव की वजह से या रिपल्सिव के, अट्रैक्टिव की वजह से। मैंने कहा रिपल्सिव फोर्स कम है या नेग्लेक्सिबल है, तभी तो लैटिस बन पा रहा है। अगर ये ज्यादा होता तो नहीं बन पाता, कभी भी टूट जाता बार बार। तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको हटा देते हैं। चलो बचा किस पे डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी, Q1 Q2 अपॉन आर, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। मैंने सवाल क्या पूछा, मेरा पहला सवाल ये है कि म्यू एमजीओ इज इक्वल टू एक्स एन एफ, एक्स इज नियरली इक्वल टू किसके बराबर होगा, फॉर्मूला है पूरा, वो वही फॉर्मूले का तुमको सही उपयोग बता देगा ये सवाल, कि उस फॉर्मूले का सही उपयोग क्या है। क्या, पहला कैसे, हाँ हाँ, तो 2 × 2 - 4 हो गया। Q1 Q2 पे डिपेंड करता है ना, तो 2 × 2 माइनस कितना हो गया, वो टोटल हो गया 4 हो गया। हाँ एग्जैक्टली, सही बोल रहा है। अब देखो यहां पे जरा गौर से, U इज इक्वल टू किस पे डिपेंड करता है, Q1 Q2 अपॉन आर। अब ढंग से सुनिएगा, म्यू एमजीओ, एमजी के ऊपर चार्ज कितना है बोलो जल्दी, +2, ओ के ऊपर चार्ज कितना है, -2, इज इक्वल टू क्या दिया, एक्स एन ए एफ। अब यहां एन ए पे चार्ज कितना है, +1, ये कितना हो गया, -1। Q1 इंटू Q2 कितना हो गया, इसको Q1 माना, इसको Q2 माना, Q1 इंटू Q2 क्या हो गया, 1। और यहाँ पे कितना है बोलो जल्दी, यहाँ पे कितना है, +2 इंटू -2, तो ये कितना हो गया, 4। तो अब एक का तो 4 गुना आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, अब बताओ 2 कैसे कह रहे थे, Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R होता है, Q1 Q2 अपॉन R होता है। तो अगर हम बात करें कि अगर म्यू एमजीओ इज इक्वल टू एक्स एन एफ लिख दिया, और मैं आपको बता दूं एम्स में लिखा हुआ है ये लाइन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ढंग से समझिए चीजों को, थोड़ा बहुत भी इधर उधर इर्द गिर्द, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि बेटा आपको आपका अंतिम उद्देश्य है सिलेक्शन। तो बिसाइड ये कि एक बात बता दूं, एक तो तैयारी की दोस्ती कहीं नहीं काम आती है, और तैयारी का कूल ड्यूडनेस खत्म हो गया, वो तुम्हारा एरा 12th तक थे बहुत अच्छा था, अब नहीं है वो एरा। अब कॉलेज में जाके मजा लेने वाला समय शुरू होता है, और वो भी पहला साल नहीं, तीसरा साल से शुरू होता है। पहले साल में करोगे, अगर भड़क गया प्रोफेसर ना, तो 5 साल में लतेड़ देगा तुमको, 7-8 साल तक लतेड़ेगा एमबीबीएस के अंदर, सरकारी कॉलेज में रहे तो। उसको हमेशा एक चीज सुनना बड़ा पसंद है कि उसके बगल में जाओ और हम्बल होके खड़े रहो, जी सर, सॉरी सर, गरिया देते हैं। अभी मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में पूछना कि जब वाइवा होता है, भैया भैया होंगे तो पूछिएगा कि जब आपका ओरल या वाइवा होता है तो एग्जामिनर कैसे बतियाता है आपसे, एक बार पूछिएगा, पता चल जाएगा। अगर सुसज्जित शब्दों से कभी बतिया लेना, वो खासकर बिहार उहार का रहा, पीएमसीएच यूएमसीएच का, तो और नहीं ढंग से बतियाएगा। उसको हमेशा चाहिए कि एकदम आई ऑन द थर्ड बटन, वो छोड़ो आपके सीनियर को चाहिए, तो उसको तो उसके अंदर तो गजबे एटीट्यूड होगा, काहे ना हो।
दुनिया भर की किताब पढ़ के बैठा है तो काहे नहीं एटीट्यूड पालेगा। तुम जितना किताब नहीं जानते उतना किताब वो पढ़ के अपना जीवन में खत्म कर दिया है। समझ रहे हो? तो इसलिए एक बात बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिए चीजों को। यहां पे अगर हम बात करें कि देखिएगा जरा गौर से, दो चीजें समझिएगा, Q1 पे भी डिपेंड करता है, Q2 पे भी डिपेंड करता है, दोनों बातों पे डिपेंड करता है अपॉन आर। अब अगर हम आपसे बात करते हैं, देखिए लैटिस कैसे क्या होता है। एक लैटिस होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो जालक क्या होता है कि जितना ज्यादा केटायन की साइज होगी या जितना ज्यादा एनायन की साइज होगी वो उतना कम उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी होगी। मतलब कि एक चीज समझिए, उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन है 25 करोड़ की पॉपुलेशन, एरिया भी तो ज्यादा है भाई, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है या कम है? कम है। बिहार का एरिया कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा। तो अगर हम बात करें साइज अगर आपका छोटा हुआ तो चार्ज जो होगा वो डिस्पर्स्ड होगा या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा। चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। यानी साइज हमेशा कम होनी चाहिए, चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R होता है, तो दो चीजों पे निर्भर करता है। लेटेस्ट एनर्जी अगर हम बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? साइज। लेकिन एक बात और बता दे रहा हूं, इन दोनों में डोमिनेंट कौन सा होगा? तो डोमिनेंट होगा चार्ज। लेटेस्ट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? कैटायन का साइज हो या फिर एनायन का साइज हो। ठीक है, एक सवाल करके मुझे बताइएगा, तब मैं जानूंगा कि आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई है। मेरा सवाल ये है, वैसे इसमें होगा शायद, हाँ, ये सवाल करके बताओ तो जरा, कि इसमें बताना है लेटेस्ट एनर्जी कंपेयर करना है। लेटेस्ट एनर्जी कंपेयर कीजिए। अगर हम बात करते हैं के एफ है, के सी एल है, के बी आर है, के आई है, सबके अंदर के क्या है? बोलो जल्दी। कांस्टेंट है। के क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। वेरी क्या कर रहा है? एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस। मैंने क्या बोला आपसे अभी? क्या बोला आपसे? कि लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए जरा इन सब में? के एफ, के सी एल, के बी आर, के आई, टी आई सी, एस सी एन, एमजीओ, एन ए एफ, इसमें कंपेयर करो। टी आई कितने में होता है? +4, कार्बन -4, ये +3, ये -3, ये +2, ये -2, ये +1, ये -1, 1 into 1। यहां देखो Q1 Q2 पे डिपेंड करता है, तो Q1 और Q2 का नेट रिजल्ट कहां पे ज्यादा आएगा? यहां ज्यादा आएगा या यहां ज्यादा आएगा? यहां पे ज्यादा आएगा। देन उसके बाद SCN, देन उसके बाद MgO, देन उसके बाद किसमें आएगा? NaF। अब आ जाओ MgO, LiF एंड KBr, कैसे होगा? ये क्या हो गया? +2, +1, +1। लेकिन इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये R+ क्या है? बड़ा है, और ये R+ छोटा है। लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, तो यहां LiF के बाद अगर मान लो NaF ले लेता तो आंसर क्या हो जाता? MgO। सबसे ज्यादा चार्ज यहां पे है, फिर उसके बाद इन दोनों में बराबर है, तो अब क्या देखोगे? साइज। तो स्केटायन की साइज छोटी है और स्केटायन की साइज बड़ी है। चार्ज कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा है और यहां पे क्या है? कम है। लेटेस्ट इसका सबसे तगड़ा, देन इसका BSO4, MgSO4, CaSO4 और उसके बाद SrSO4। ऑर्डर क्या हो जाएगा? B+2, Mg+2, Ca+2 और Sr+2। अब बात क्या होती है? जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ेगी। लेटेस्ट सबसे तगड़ा बी का, देन Mg का, देन Ca का, देन Sr का। आगे आ जाइए। Li+ है, Na+ है, K+ है, Rb+ है। ऑर्डर क्या हो गया? ठीक है, बी, Mg, Ca और Sr। ऑर्डर क्या हो जाएगा? वही। यहां पे देखो Mn+2 7, ये कितने में हो जाएगा? +7। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? -2। 7 ऑक्सीजन की वजह से 14। एक कितने में हो गया? +7। 2 दूना 4, ये कितने में आ गया? +4। ये कितने में आ गया? +2। चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगेगा, लेटिस उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। MgCl2 NH2S। अब बताइए। अच्छा छोड़िए वो फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर थोड़ा बताइए। तो M